हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। ब्लड पढ़ लिया है, ठीक है, डिजीजेस के बारे में बात कर ली है, साथ में हमने जेनेटिक्स को भी पढ़ डाला है, ठीक है, और रेगुलर पढ़े जा रहे हैं। पढ़ना हमें सब कुछ है, ठीक है। तो पहले हम लोग उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं जो कि जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी, स्टेनोग्राफर की एग्जाम्स में आ रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम सबसे पहले है, ठीक है। तो हम पहले उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी तो टॉपिक्स जो एसएससी रेलवेज के बच्चे हैं, जो एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीएससी के लिए ब्रह्मास्त्र बैच में पढ़ रहे हैं, उनको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। केमिस्ट्री तो आपकी कंप्लीट हो गई है, फिजिक्स में भी हम लोग 3 टॉपिक कर चुके हैं। बहुत ही जल्द जो है हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी फिनिश करके, है ना, और जो है फिर बाकी के टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये जो टॉपिक आपके सामने है, ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लिखना कम लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब लिखने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं रैंडमली, ठीक है। तो हमारे सामने जो टॉपिक है उसका नाम है पोषण, न्यूट्रिशन। देखिए पोषण क्या होता है, सिंपल सी बात है कि भाई कई बार आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि ये खाना बहुत पोषक होता है, न्यूट्रीफाइंग होता है, न्यूट्रिशन हमें सही लेना चाहिए। तो ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। तो पोषक का मतलब क्या है? जनरली देखो, मानव जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, वो लगातार वर्किंग पोजीशन में होती है। हम सो भी रहे होते हैं तो भी हमारी बॉडी में बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म काम कर रहा है, ठीक है। तो शरीर की लगातार ग्रोथ होती रहती है, घाव हो जाते हैं, ठीक है, लगातार ग्रोथ होती है, घाव हो जाते हैं, घावों की मरम्मत होनी होती है। रेगुलर हमें एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए भी हमें, एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा ना तो पैदा हो सकती है, ना ही ऊर्जा नष्ट हो सकती है, केवल कन्वर्ट हो सकती है। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मजदूर काम करते हैं, आप लोग अपने काम करते हो, तो एनर्जी सब में कंज्यूम हो रही है। वो एनर्जी कहां से आ रही है? ठीक है, कहीं ना कहीं से कन्वर्ट करके। तो हम कहां से कन्वर्ट करेंगे? फूड से। हम जो फूड खा रहे हैं उसमें केमिकल एनर्जी है, उसमें रासायनिक ऊर्जा है। हमने उसको क्या किया? कंज्यूम किया, और कंज्यूम करने के बाद उसको अलग अलग काम में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी बीच एक क्वेश्चन आया, अलील और हेट्रोजाइगस में क्या डिफरेंस है? अलील हेट्रोजाइगस होता है अपने आप में, है ना। जो युग्म विकल्पी होता है वो अपने आप में एक विषम युग्मजी होता है। तो विषम युग्मजी तो मतलब जीनों का ऐसा जोड़ा है। विषम युग्मजी तो एक परिभाषा है कि जीनों का ऐसा जोड़ा जिसके दोनों मेंबर जो हो अलग अलग हो, ठीक है। अलील बात वही है, जीन का ऐसा पेयर जिसके दोनों मेंबर एक ही कैरेक्टर के दो अलग अलग फॉर्म्स को बताएं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अलील केवल ये होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये अलील है। लेकिन टी और आर लिख दिया जाए, अब ये होने को जीन में दोनों मेंबर अलग अलग हो गए, तो ये तो हेट्रोजाइगस, तो ये भी है, ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन साथ में अलील भी है। अलील का मतलब है कि जीन का ऐसा जोड़ा जिसके दोनों मेंबर एक ही कैरेक्टर की अपोजिट फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करे, एक ही लक्षण के विपरीत रूपों को प्रदर्शित करे, ठीक है। हेट्रोजाइगस में क्या हो सकता है? एक कैरेक्टर कहीं का हो सकता है, दूसरा जो गैमेट है वो कहीं का हो सकता है। अलग अलग गैमेट हो गए, वो हेट्रोजाइगस हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं है वो एक ही लक्षण को बताए, लेकिन अलील हमेशा एक ही कैरेक्टर के दो अपोजिट रूपों को बताएगा। समझ में आ गई बात? चलो अब देखो, तो देखिए समझिएगा, हमारी बॉडी में लगातार अच्छी बुरी क्रियाएं चल रही होती है। हमारी बॉडी में बहुत से रिएक्शंस ऐसे हो रहे हैं जिनसे बॉडी की ग्रोथ होगी, और बहुत से रिएक्शंस ऐसे होंगे जो हार्मफुल होंगे। तो बॉडी के अंदर एक प्रॉपर जो है, बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स, बॉडी में बहुत सारे एक्शंस काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म, उसको बोलते हैं उपापचय, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसकी कंटिन्यूटी के लिए, हमारे उपापचय को निरंतर बनाए रखने के लिए, हमारी बॉडी में होने वाली जो क्रियाएं हैं, कुछ क्रियाएं जो होंगी वो अपचायक होंगी, कुछ क्रियाएं उपचायक होंगी, कुछ क्रियाएं जो होंगी एनाबॉलिक होंगी, कुछ क्रियाएं कैटाबॉलिक होंगी। कुछ क्रियाओं से बॉडी की ग्रोथ होगी, एनर्जी बनेगी, कुछ क्रियाओं से बॉडी की ग्रोथ जो होगी वो डीग्रोथ होगी, मतलब कुछ क्रिया शरीर के लिए हानिकारक होंगी, है ना, जिनसे शरीर का वजन घटेगा, या कुछ क्रियाएं ऐसी होंगी जिनसे हमारी एनर्जी कम होगी। तो अच्छी बुरी जितनी भी क्रियाएं हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और उनके बीच में एक संतुलन होना जरूरी है, उनके बीच में एक बैलेंस होना जरूरी है। तो हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे उपापचय को नियंत्रित और निरंतर रेगुलर बनाए रखने के लिए हमें जिस कच्चे माल को, हमें जिस रॉ मटेरियल को बॉडी में पहुंचाना होता है ना, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जो बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की मरम्मत के लिए, बॉडी की स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आएंगे, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे न्यूट्रिएंट्स, उनको हम कहेंगे पोषण, पोषक पदार्थ, ठीक है। तो उपापचय की नियंत्रणता के लिए, उपापचय को रेगुलर बनाए रखने के लिए, मेटाबॉलिज्म की रेगुलरिटी के लिए, ठीक है, जो कच्चे पदार्थ काम में आते हैं वो पोषक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। और जो पोषक पदार्थ हैं वो किसके लिए जरूरी होते हैं? ये बॉडी में एनर्जी के लिए जरूरी है, बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, और बॉडी की रिपेयरिंग के लिए जरूरी है, ठीक है।
बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे पोषक पदार्थों का जो क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट को बोला गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है इनको बोला जाता है स्थूल या मुख्य या गुरु पोषक तत्व। देखो गुरु का मतलब है इनसे हमें ज्यादा पोषण मिलता है, जिनसे हमें ज्यादा पोषण मिलता है, ठीक है, उनको हम किस में रखते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट। जिसमें कौन कौन आ रहा है, जिसमें आ रहा है हमारे सामने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ज्यादातर हमारे पोषण का हिस्सा यही है, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन होते हैं, जिनकी हमें कम मात्रा में जरूरत होती है, ठीक है, कम मात्रा में जरूरत। तो इनकी हमें कम मात्रा में जरूरत होती है, ठीक है, यानी पोषण में इनकी हिस्सेदारी कम है, जैसे कि वाटर है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ठीक है। चाहिए तो ये भी, होने को तो ये भी कंपलसरी है, लेकिन इनसे हमें एनर्जी, इनसे हमें न्यूट्रिशन ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है। दूसरी बात, इनकी कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में इनकी जो जरूरत है वो मिलीग्राम्स में, ग्राम्स में पड़ती है, जबकि जबकि हमें जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है, इनको हमें ज्यादा मात्रा में लेना होता है, ठीक है। तो पोषण ज्यादा और इनकी मात्रा जो होती है वो भी ज्यादा हमें जरूरी होती है। तो दो तरह के पोषक पदार्थ हो गए, एक हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट। सूक्ष्म पोषक तत्व, गुरु पोषक तत्व, या इनको बोलते थे मुख्य पोषक तत्व, उनको बोल देते हैं अल्प पोषक तत्व, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये तो हो गए हमारे प्राइमरी या मुख्य पोषक तत्व, ठीक है। और जो आपके जल, विटामिन, मिनरल्स है, देखो जल की मात्रा तो हमें जरूरत तो खूब पड़ती है, लेकिन जल की जो न्यूट्रिशन में जो रोल है जल का वो बहुत कम है। जल से हमें एनर्जी नहीं मिलती, जल से हमें पोषण प्राप्त नहीं होता, जल से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, ठीक है। वो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए, तो जरूरत की तो बात है ही साथ पोषण कम प्रदान करते हैं, है ना। जरूरत भी कम हो और पोषण कम प्रदान करते हैं, ठीक। क्लियर हो गई बात? अब जैसे जल को हम लोग ये सोच लेते सर जल की तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन जल की जरूरत केवल मिनरल बैलेंस को बनाए रखने के लिए है, उससे हमें एनर्जी नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में एनर्जी कम हो गई तो आप जल ले लीजिए आपको एनर्जी मिल जाएगी, नहीं, वाटर से हमें एनर्जी नहीं मिलती। तो हमें एनर्जी के अंदर, हमारे न्यूट्रिशन के अंदर जो है वो वाटर का रोल कम है, इसलिए उसको क्या माना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट माना है। इसके बाद जो पोषक पदार्थ हैं उनको फिर अलग अलग दो कैटेगरीज में फिर बांटा। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या होगा, जिसमें क्या पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा, ठीक है। और अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के साथ विटामिन भी ऐड हो जाएगा, है ना। विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक होते हैं। बाकी मिनरल्स की बात करो, कैल्शियम की बात करो, फास्फोरस की बात करो, पोटेशियम की बात करो, मैग्नीशियम की बात करो, वाटर की बात करो, ये क्या होते हैं बताओ, इनऑर्गेनिक है। इनमें जो है आपके कार्बन नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा हमारे सामने क्लासिफिकेशन है कि भाई जो पोषण के अवयवों की बात करें तो मुख्य पोषक तत्व जिनसे हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है या जिनकी पोषण में हिस्सेदारी ज्यादा है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और जिनकी पोषण में हिस्सेदारी कम है उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कह दिया। मात्रा भी कम जरूरी होती है। पानी एक ऐसा, इसकी मात्रा ज्यादा चाहिए लेकिन फिर भी इसका न्यूट्रिशन में रोल नहीं है, एनर्जी प्रोवाइड करने में रोल नहीं है। तो वाटर, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। इनमें से विटामिन उठ के आ जाएगा किसके साथ, कार्बनिक के साथ, ठीक है। यानी कि जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो विटामिन को उठाकर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के साथ रख देंगे, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में आपके मिनरल्स बच जाएंगे, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, वाटर वगैरह जो है वो आपके उधर बच गए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका जो है हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, यहां तक की बात हमारी डन हुई। अब मैं चलता हूं आगे, ठीक। सबसे पहले हम बात कार्बोहाइड्रेट की करेंगे। कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, फैट पढ़ेंगे और विटामिन पढ़ेंगे, ठीक। तब ये टॉपिक हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक। तो नोट से ही पढ़ लेंगे क्योंकि टाइम भी हमारा बच जाएगा और हम अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। ओके, चलिएगा। तो अब हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट। बहुत बेसिक सी बात कार्बोहाइड्रेट को लेकर मैं सबसे पहले करूंगा, ठीक है। देखिएगा, देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में सबसे पहला कि ये किस किस के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, जिनका अनुपात 1:2:1 होता है, ठीक है। कार्बन का अनुपात फिर भी गड़बड़ा जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 2:1 रहता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 है,
लेकिन ठीक है, जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेंगे तब आपको पता चलेगा कि कार्बन का रेशो जो है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो 1:2:1 में से कार्बन का रेशो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 2:1 हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा वो मैं समझा दूंगा आगे, है ना। फिलहाल यहां ध्यान रखिए, सबसे सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट है, सबसे सरल पोषक पदार्थ है, ठीक है, सबसे जल्दी आपको एनर्जी देते हैं। इनका सूत्र क्या होगा, CH2O का होल n। जनरली भाई कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 और इसका क्या हो गया, होल n। n का मतलब कितने से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, n, ठीक है। इनका आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट कहां से आते हैं, एनवायरनमेंट में कहां से आते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा आते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस, अरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, CO2 और जल को काम में लेते हैं, बदले में क्या बना देते हैं, बदले में ग्लूकोज बना देते हैं प्लस ऑक्सीजन बना देते हैं। तो ग्लूकोज के रूप में क्या स्टोर हो जाता है प्लांट्स में, कार्बोहाइड्रेट। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट नेचर में कहां से आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट नेचर में फोटोसिंथेसिस से आते हैं, सबसे जल्दी ऊर्जा देते हैं। आपसे पूछा जाए खिलाड़ी खेलने से पहले, खिलाड़ी जो होते हैं जनरली उनको स्टीरॉइड्स लेना या उनको जो एल्केलॉइड्स लेना जो होता है वो अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो उन्हें ग्लूकोज या फिर कोई भी आपका कार्बोहाइड्रेट लेना, है ना, प्रोटीन लेना उनके लिए जो होता है ठीक रहता है। कार्बोहाइड्रेट, ये देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके अणु आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं उसका नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अणु आपस में किसके द्वारा जुड़े होंगे, बोलो। कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जब ये बंध बनता है तो H2O बाहर निकल जाता है ना। प्रत्येक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पे जब भी दो कार्बोहाइड्रेट अणुओं के बीच ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेगा तो उस पे एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा, समझो, है ना। जैसे समझो ग्लूकोज होता है C6H12O6, है ना, इसमें एक ग्लूकोज और जोड़ा C6H12O6। ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो माल्टोज बनता है। अब जनरली माल्टोज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, C12H24O12, ये होना चाहिए था ना, C12H24O12, लेकिन एक बंद बना है तो H2O बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया तो C12H22O11। समझ गए। अब जरा जब यहां पे ध्यान दोगे, है ना, तो आपको पता चलेगा कि कार्बन 12, अब ये अनुपात है ना 1:2:1, वो बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया, क्योंकि यहां पे एक H2O बाहर निकल गया। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इधर से जो H2O है वो क्या होता जाएगा, एक्स्ट्रा जो है होता चला जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हुई है। तो जब जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है तो एक H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसीलिए जब आगे हम बढ़ते हैं, जब जटिल कार्बोहाइड्रेट्स की ओर हम बढ़ते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 1:2:1 नहीं रह जाता। कार्बन का रेशियो उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात तो 2:1 बना रहता है, ठीक है। तो ये बात हमारी हुई है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, आपका जो है अनुपात है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:2:1 होता है। सबसे सरलतम खाद्य पदार्थ होते हैं, सबसे जल्दी ऊर्जा देते हैं। और एक बात और बता दूं कि भोजन का सर्वाधिक हिस्सा, है ना, भोजन का सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट का ही होता है, ठीक है। लगभग 60%, हम जो भी खाते हैं उसका 60% हमें, है ना, जो किससे मिलता है, 60% जो है वो किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, ठीक है। तो मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ पे कवर करा लेता हूं, ठीक, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक। अब हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार को हमने अणुओं की संख्या के आधार पर अलग अलग टाइप्स में बांटा है। बहुत बेसिकली आप इसे समझ जाएंगे, कोई लोड नहीं आएगा दिमाग पे, ठीक है। देखिएगा, देखो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको 3 भागों में बांटा। मोनोसैकेराइड में एक अणु होता है, ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 होते हैं, 2 अणु हो तो डाइसैकेराइड बोल देते हैं, 3 हो तो ट्राइसैकेराइड बोल देते हैं, और पॉलीसैकेराइड की बात करें तो इसके अंदर 10 से ज्यादा अणु होंगे, ठीक है। अब मैं एग्जांपल जैसे बता देता हूं आपको। इकाई अणु की बात करेंगे तो इकाई अणु में जैसे आपके सामने आ गया ग्लूकोज। ग्लूकोज में एक अणु होता है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज,
ठीक है, ये 6 कार्बन वाली शुगर्स हैं। डाइसैकेराइड की बात करेंगे तो डाइसैकेराइड में लैक्टोज, आगे चल के और क्लियर हो जाएगा, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये जो होते हैं 2 से बने होते हैं। जैसे समझना, सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, इस तरह से। ठीक है, पॉलीसैकेराइड की हम बात करेंगे तो पॉलीसैकेराइड में हमारे सामने स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ठीक है, काइटिन है, ये सब क्या है बताओ, पॉलीसैकेराइड है। क्लियर हो गई बात यहां तक? आगे हम यहां देखेंगे, अब समझाना, देखो जब ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेंगे तो जल बाहर निकल जाएगा ना, ठीक है, अगर उस जल को वापस दे देंगे, समझो कि देखो ये जैसे लैक्टोज है, लैक्टोज किससे बना, ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना होगा तो वाटर बाहर निकल गया होगा। तो जब हम वापस वाटर देकर, वापस पानी देकर और जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जब ओलिगोसैकेराइड ये और पॉलीसैकेराइड ये है, जब इनका जल अपघटन किया जाएगा तो कौन बनेंगे, मोनोसैकेराइड। क्यों? क्योंकि मोनो से ही ओलिगो बने हैं और मोनो से ही पॉली बने हैं। अरे पॉली का मतलब बहुत सारे, ओलिगो में 2 से लेकर कितने, 10, उनके बीच में, सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जब बना तो सब पे एक एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता गया। तो जब हम वापस जल अपघटन करेंगे तो क्वेश्चन आ जाता है ये कि ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड अणुओं का हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनता है, तो आप बताओगे मोनोसैकेराइड बनते हैं। तो कौन कौन मोनोसैकेराइड है, कौन कौन ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगो के अंदर डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं और पॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा हमारी हुई है। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में हम लोग लेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट मुझे आप लेने दें। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक एक चीज कवर हम कर रहे हैं, कोई भी चीज छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा कवर करना है और अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो आप तक पहुंचाना है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे, देखिएगा, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो यहां पे पूरा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने जो है दिया है, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ के, एक एक चीज आपके सामने है, नोट्स पे बड़ी मेहनत हमने की है भाई, देखना जरा। देखो समझो, मोनोसैकेराइड मीठे होते हैं, पॉलीसैकेराइड फीके होते हैं और डाइसैकेराइड आपके सामान्यतः मीठे होते हैं। मोनोसैकेराइड में नाम के पीछे आपको, अच्छा जो मोनोसैकेराइड और जो डाइसैकेराइड है इनके नाम के पीछे आपको ओज वर्ड मिलेगा। ठीक है, पॉलीसैकेराइड में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, 6 कार्बन है तो हेक्सोज, हेक्स का मतलब होता है 6, तो ग्लूकोज, मेनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इन सबका फॉर्मूला 6 कार्बन है तो C6H12O6, 1 to 1 है ना। 5 कार्बन पे पेंटोज, तो राइबोज, जाइलोज, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज, डीएनए में कौन सी शर्करा है, डीऑक्सीराइबोज, तो ये कौन से कार्बन वाली शर्करा है, 5 कार्बन वाली, तो इनका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C5H10O5 है ना। और कार्बन 4 कार्बन वाली टेट्रोज, टेट्रोज का एग्जांपल है क्या, इरिथ्रोज, इरिथ्रोज का फॉर्मूला C4H8O4, समझ गए क्या। तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आप तो कार्बन याद रखें। ठीक है, क्लियर, आप इसको समझ लें 1:2:1। तो 6 कार्बन वाली शर्कराओं को हेक्सोज कहते हैं, 5 कार्बन वाली पेंटोज, 4 कार्बन वाली टेट्रोज। हेक्सोज शर्करा कौन कौन सी है, डायरेक्ट आएगा पेपर में, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, फ्रक्टोज। 5 कार्बन वाली राइबोज, डिऑक्सीराइबोज और जाइलोज। 4 कार्बन वाली इरिथ्रोज। ठीक है, अब सुनो, जो डाइसैकेराइड है वो 2 से मिलकर बनी है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर क्या बना है, माल्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर क्या बना है, सुक्रोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर क्या बना है, लैक्टोज। ठीक है, क्लियर। अब इनके अंदर बताओ ये सब क्या थे, C6H12O6 थे। जब 2 अणु आपस में जुड़े तो एक जल का अणु बाहर निकल गया, तो इन तीनों का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा C12H22O11। चाहे आप बात सेलुलोज की कर लो, चाहे आप बात सुक्रोज की कर लो, और चाहे बात लैक्टोज की कर लो। क्यों? क्योंकि तीनों के अंदर ही 2-2 अणु आपके मोनोसैकेराइड के हैं, उनके बीच में 2 अणुओं के बीच में एक बार क्या बना होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना होगा, तो H2O बाहर निकल गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है सेलुलोज किसका बहुलक है, तो सेलुलोज जो है बीटा ग्लूकोज का बहुलक है। काइटिन की बात करें तो काइटिन भी किसका बहुलक है, काइटिन भी ग्लूकोज का बहुलक है। ठीक है, इनुलिन की बात करें फ्रक्टोज का बहुलक है, और स्टार्च ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लूकोज के बहुलक है। यानी देखा जाए तो सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये 4 पॉलीसैकेराइड है जो किसके पॉलीमर्स हैं, जो बने किसके हैं, ग्लूकोज के। और इनुलिन किसका बना है, फ्रक्टोज का बना है। सीधे क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि भाई स्टार्च किसका पॉलीमर है ना, सेलुलोज किसका पॉलीमर है, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है, काइटिन किसका
पॉलीमर है। हेक्सोज शर्करा कौन सी है, मेनोज कैसी शर्करा है, जाइलोज कैसी शर्करा है ना, गैलेक्टोज और गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर क्या बनता है, लैक्टोज में कौन कौन सी शर्कराएं हैं, सुक्रोज में कौन कौन सी शर्कराएं, माल्टोज में कौन कौन सी शर्करा हैं, ये बेसिक सा क्वेश्चन जो आता है। ठीक है, स्टार्च को मंड भी कहते हैं। प्लांट सेल में जो फूड स्टोरेज है, प्लांट सेल्स में पादप कोशिकाओं में जो भोजन का स्टोरेज है, पादपों में किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, और एनिमल्स में वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। यानी पादपों में फूड जब लंबे टाइम तक स्टोर होता है तो स्टार्च की फॉर्म में होता है, और एनिमल्स में जब वो फूड लंबे टाइम तक स्टोर होता है तो किसकी फॉर्म में होता है बताओ, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर, यहां तक बात एक बार लेंगे आप, उसके बाद में आपको एक एक शुगर का जो टाइप है उसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट जो है हम लोग ले रहे हैं, चलिएगा, चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी, है ना, क्यों, क्योंकि टॉपिक जो है वो हमारा कंटेंट बेस्ड है, कंटेंट गहरा पढ़ रहे हैं, गहरा ही पढ़ते आए हैं और गहरा ही पढ़ेंगे। रिपीट एंड रिवीजन का खेल है, जितना रिपीट करोगे अच्छे से उतना आपका काम आसान होगा। ठीक, अब इनके बारे में जो आपके शुगर्स हैं इनके बारे में देखो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए, चलो भाई सिंपल बातें करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करता हूं माल्टोज। माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं। माल्टोज जो होता है, माल्ट शुगर, माल्ट क्या होता है, जो अंकुरित बीज हैं, है ना, जो जर्मिनेटेड सीड होते हैं या जो अनाज होते हैं उनका जो पानी होता है, अनाजों को पानी में भिगो देते हैं, उनका जो पानी होता है वो क्या होता है, माल्ट। और ये माल्टोज से क्या बनाई जाती है, शराब बनती है ना। माल्ट जो होता है उससे क्या बनती है, शराब बनती है। ठीक है, लैक्टोज को क्या बोलते हैं, दूध की शर्करा बोलते हैं। गैलेक्टोज को मस्तिष्क शर्करा, ब्रेन शुगर कहते हैं गैलेक्टोज को। ग्लूकोज के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, देखो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, तो याद रखना सबसे सिंपल शुगर, ब्लड शुगर बोलते हैं, ब्लड में पाई जाती है। कोशिका का ईंधन, फ्यूल ऑफ सेल बोलते हैं। द्राक्ष, अंगूर, देखो ग्रेप जो होता है, ग्रेप से किशमिश बनती है, दाख बनती है, दाख बोलते हैं ना, जो मुनक्का होती है उसको। तो किशमिश के अंदर, अंगूर के अंदर, है ना, जो मुनक्का होती है उसके अंदर कौन सी शुगर है, ग्लूकोज। सिंपलेस्ट शुगर है, फ्यूल ऑफ सेल कह रहे हैं, ब्लड शुगर है, हमारी ब्लड में जो पाई जाती है वो ग्लूकोज ही है। द्राक्ष शर्करा और अंगूर की शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज की बात करेंगे, वही 6 कारण वाली है, फ्रूट शुगर, हनी, शहद में पाई जाती है। ये देखो सबसे मीठी, नेचुरल शुगर्स में सबसे मीठी कौन है बताओ, फ्रक्टोज है, फ्रूट में, और कहां पाई जा रही है, शहद। सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज को कॉमर्शियल शुगर कहते हैं, चीनी कहते हैं, शुगर, है ना, शक्कर कहते हैं इसी को। प्रतीप शर्करा भी कहते हैं, एक्चुअली प्रतीप शर्करा तो नहीं कहते, इनवर्ट शुगर, प्रतीप शर्करा कहते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का मिक्सचर। लेकिन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों से बनती क्या है, सुक्रोज ही बनती है, तो इसलिए कई बार सुक्रोज का यूज भी कर लेते हैं, है ना। और टेबल शुगर, केन शुगर बोलते हैं, केन। इक्षु शर्करा, इक्षु का मतलब है ईख, है ना, तो गन्ने में यही शर्करा पाई जाती है, इसलिए सुक्रोज को ही इक्षु शर्करा या ईख शर्करा या केन शुगर कहते हैं। घर के खाने के टेबल पे भी यही होती है, इसलिए इसको शक्कर, चीनी, व्यापारिक शर्करा सब इसी को कहते हैं। ठीक है, राइबोज आरएनए में होती है और डीऑक्सीराइबोज कहां पे होती है, डीएनए में। ठीक है, तो ये बात हमारी शुगर्स को लेकर हुई है। माल्टोज जो है वो माल्ट में पाया जाता है। माल्ट क्या है, अनाज का, जौ का जो पानी है, अंकुरित बीजों का पानी, वो माल्ट होता है, उससे शराब बनती है, अल्कोहल बनता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, सबसे जल्दी आपको एनर्जी देता है, सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है, तुरंत शक्तिदायक भी बोलते हैं। ग्लूकोन डी आपने नाम सुना होगा, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है। ठीक है, क्योंकि सबसे सिंपल है, इजीली आपको एनर्जी देता है, पचाने में आपको दिमाग नहीं लगाना। ठीक, फ्यूल ऑफ सेल है, कोशिका का ईंधन है, क्योंकि यहीं से आप रेस्पिरेशन की क्रिया, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज से ही ऊर्जा बनती है ना। अंगूर में होती है तो द्राक्ष शर्करा और अंगूर ग्रेप शुगर कहते हैं। फ्रक्टोज की बात करें तो शहद में और फ्रूट्स में होती है, सबसे मीठी नेचुरल शुगर है। सुक्रोज की बात करेंगे तो चीनी, कॉमर्शियल शुगर, शक्कर, प्रतीप शर्करा, इनवर्ट शुगर, टेबल शुगर, केन शुगर, इक्षु शर्करा, ये सारे नाम किसके हैं भाई, सुक्रोज के हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बात करूं मैं, अब सुनिएगा। देखो कृत्रिम शर्करा, इनको बोलते हैं, कृत्रिम शर्करा नहीं बोलते इनको, एक्चुअली इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वेटनर। आर्टिफिशियल स्वेटनर का मतलब है कृत्रिम मधुरक। देखो डायबिटीज का जो पेशेंट होता है
देखो हमारी बॉडी में इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, बॉडी में ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को घटाता है, ग्लूकोज के लेवल को घटाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। अब जब इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाए, इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, पेंक्रियास से निकलता है, तो इंसुलिन का जब उत्पादन कम हो जाए तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो यूरिन के थ्रू जाएगा, जब यूरिन के थ्रू जाएगा तो उस प्रॉब्लम को डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह कहते हैं। अब मधुमेह के रोगियों का सिंपल सा फंडा है कि मधुमेह के रोगियों में ग्लूकोज का या शुगर का निपटारा नहीं हो रहा है, तो उनको कह दिया जाता है भाई तुम्हारी बॉडी में जो शुगर बन रही है, तुम्हारी बॉडी में जो शुगर स्टोर्ड है उसका कुछ होना जाना नहीं है, तो आप ऊपर से और मीठा नहीं खाओ, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है, इंसान के मस्तिष्क की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें किसी भी काम को करने का या किसी भी चीज को खाने का सबसे ज्यादा मन तभी करता है जब हमें उस चीज को खाने से या यूज में लेने से रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएं। जब आपको कोई कह देगा ना खटाई नहीं खानी है, आपका खटाई खाने का मन करेगा। जब आपको कोई कह देगा मीठा नहीं खाना है, आप छिप छिप के मीठा खाओगे, भले ही आप वैसे महीनों मीठा नहीं खाते, लेकिन किसी ने कह दिया मीठा नहीं खाना है तब मन करेगा। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है ना, कृत्रिम शर्करा, डायबिटिक पेशेंट के भोजन को मीठा करने के लिए काम में आते हैं, है ना। इनका बॉडी में नो मेटाबॉलिज्म, याद रखना इनका बॉडी में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, केवल भोजन को मीठा करते हैं और मलमूत्र के साथ बाहर चले जाते हैं, बॉडी को 0 कैलोरी देते हैं, ठीक है। अब 4 कृत्रिम शर्कराएं हैं, याद रखना, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। 4 कृत्रिम शर्कराएं, एस्पार्टेम, ये एस्पार्टेम आ चुका है पेपर में, एस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्रालोज और नियोटेन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग इन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। एलिटेम, देखो एस्पार्टेम जो है ये सुक्रोज यानी कि चीनी से, सुक्रोज से 100 गुना मीठी है, सुक्रोज से 100 गुना मीठा एस्पार्टेम है। सैकरीन 550 गुना है, सुक्रालोज 600 गुना है और एलिटेम 200 से 2000 से 3000 गुना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी के अनुसार सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा, प्राकृतिक शर्करा तो सबसे मीठी फ्रक्टोज है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सबसे मीठी जो कृत्रिम शर्करा है वो एलिटेम है। लेकिन कुछ बुक्स ने ऐसा लिखा हुआ है कि एक नियोटेन नाम की शुगर, कुछ बुक्स ने क्या लिखा हुआ है, नियोटेन नाम की शुगर जो है वो 8000 से 9000 गुना ज्यादा मीठी है ना, किसके कंपैरिजन में, सुक्रोज के कंपैरिजन में। लेकिन वो एनसीईआरटी का डेटा नहीं है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में आपके एलिटेम को क्या माना हुआ है, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा, ठीक है। अच्छा, मार्केट में, ये मार्केट में किस नाम से बिकता है तो मैं बता दूं, मार्केट में स्वीटेक्स नाम से, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मार्केट में स्वीटेक्स के नाम से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, मार्केट में, है ना, ये किस नाम से मिलते हैं तो स्वीटेक्स, क्लियर, ये याद रखिएगा। कृत्रिम शर्कराएं, बॉडी में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता और बॉडी को कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है, 0 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, बॉडी में इनका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा का नाम एलिटेम है। और कुछ बुक्स दूसरी हैं जो कहती हैं कि भाई 8000 से 9000 गुना ज्यादा मीठा एक आपके नियोटेन भी है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे और आगे अब हम लोग, जहां तक हमारी यात्रा है, तो अब हम प्रोटीन पर जो है बढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं नियोटेन वगैरह के बारे में। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों किसको लेकर, प्रोटीन को लेकर, ठीक है। और देखिएगा प्रोटीन के बारे में बहुत सिंपल सिंपल सी बातें देख लीजिए। प्रोटीन शब्द, प्रोटीन हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, संरचनात्मक घटक है। हमारे शरीर का ढांचा प्रोटीन ही बना रही है, हड्डियां प्रोटीन की बनी, मसल्स प्रोटीन की बनी, ठीक है। तो प्रोटीन शब्द का मतलब ही है फर्स्ट प्लेस, प्रोटीन शब्द का मतलब ही है पहला स्थान। खोज मुल्डर ने की, नाम वर्जिलियस ने दिया। प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बंध, और जब बहुत सारे पेप्टाइड बंध बन जाए तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाती है। तो याद रखिएगा अमीनो अम्ल जो होते हैं उनकी श्रृंखला होती है आपके प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्वेश्चन आता है जीव तंत्र में सबसे ज्यादा विलेय अणु, यानी कि जो प्रोटीन है वो इजीली सॉल्यूबल है,
लिविंग सिस्टम में, है ना। सजीवों का जो बॉडी सिस्टम है उसमें प्रोटीन इजीली एडजस्टेबल है, ठीक है। शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल लाइव सेल के अंदर 14%, और जो ड्राई सेल होती है, जो शुष्क कोशिका है, यानी कि सजीव भार के अंदर लगभग 14% प्रोटीन मिलेगा बॉडी में, और जो ड्राई वेट है, जो शुष्क भार है, ठीक है, उसके अंतर्गत लगभग 50% मात्रा प्रोटीन की होगी। बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन जिम्मेदार है, और बॉडी का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, बॉडी का जो संरचनात्मक घटक है, वो कौन है बताओ? बॉडी का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो भी प्रोटीन है। साथ में आपको बता दूं, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। बॉडी में टोटल अमीनो अम्ल 23 अराउंड पाए जाते हैं लिविंग्स में, लेकिन ह्यूमन बॉडी में 23 के करीब क्या पाए जाते हैं? ह्यूमन बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक? 20 अमीनो अम्ल जो है वो पाए जाते हैं, और 20 अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं उनकी अभी हमें चर्चा करनी है। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट हम लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट एक बार। ठीक, अब बात को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम बात करेंगे कौन कौन से अमीनो अम्ल जो हैं वो पाए जा रहे हैं। देखिएगा, टोटल ह्यूमन बॉडी में ध्यान देने की बात यहां से होगी। अमीनो अम्ल टोटल 23 अराउंड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अमीनो अम्ल 23 का अराउंड है, लेकिन पाए कितने जाते हैं? ह्यूमन बॉडी में 20 के करीब पाए जाते हैं। अब काम की बात और इससे भी इंपॉर्टेंट, कि ह्यूमन बॉडी में लगभग 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं, इनमें से 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं? आवश्यक या अनिवार्य, और 10 जो होते हैं वो अनावश्यक या अनिवार्य। समझना, बात समझने की कोशिश करना। 20 में से 10 जो होते हैं वो अम्ल इसेंशियल होते हैं, क्योंकि इन्हें कहां से लेना होता है? इनको बाई फूड लेना होता है, भोजन के माध्यम से लेना होता है, ठीक है। और 10 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो बॉडी में बन जाते हैं तो उनको नॉन इसेंशियल कहते हैं। जो बॉडी में बन गए उनकी टेंशन क्यों करें, जो नहीं बने उनको भोजन से लेना है। तो आवश्यक अमीनो अम्लों की बात करें तो एक ट्रिक है, टीवी मिल पाथ। क्या नाम है? टीवी मिल पाथ। टीवी मिल पाथ में याद करोगे, टी से ट्रिप्टोफैन, वी से वेलिन, एम से मिथियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, पी से फेनिल एलेनिन, ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन, और एच से हिस्टिडीन, ठीक है। बात समझ में आ गई है? तो ये आपके क्या हो गए? अमीनो अम्ल हो गए। आर्जिनिन और हिस्टिडीन की बात करें तो किशोरों के लिए अनिवार्य होते हैं, किशोरावस्था तक ये अनिवार्य होते हैं, लेकिन एडल्ट्स में जाकर एडल्ट्स में ये अनिवार्य हो जाते हैं। एडल्ट्स में ये बॉडी में बनने लग जाते हैं, एडल्ट्स में नॉन इसेंशियल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा पूछता जनरली नहीं है एडल्ट्स में या फिर जो टीनेज है उनमें क्या होता है, लेकिन फिर भी आर्जिनिन और हिस्टिडीन किशोरावस्था तक, जो एडोलेसेंस स्टेज है, जो टीनेज स्टेज है ना, मतलब 20 साल तक, 18-20 साल तक की एज, ठीक है, और वो भी जाए तो 18 साल से कम कम माने, तो वो जो एज है वहां तक ये जो इसेंशियल होते हैं, अनिवार्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद 20-21 क्रॉस किया, थोड़ा एडल्ट फेज की ओर गए, तो ये बनने लग जाते हैं धीरे धीरे करके बॉडी में, तो ये तब नॉन इसेंशियल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें इनको इसेंशियल में ही पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी ने इस तरह की कोई बात नहीं की है, कुछ दूसरी बुक्स का सोर्स है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है टीबी मिल पाथ, मानव शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल जिन्हें हमें भोजन से लेना होता है। टी से ट्रिप्टोफैन, बी से वेलिन, एम से मिथियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, एल से फिर लाइसिन, पी से फेनिल एलेनिन, ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन, और एच से आपका क्या हो गया? हिस्टिडीन हो गया भाई, ठीक है, क्लियर। तो ये स्क्रीनशॉट भी आपको मिलेगा, ठीक। यहां से आप समझ पाएंगे कि भाई कौन कौन से अमीनो अम्ल जो हैं वो आवश्यक हैं। चलते हैं, बात को अब आगे लेकर जाते हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीनों के प्रकार। अलग अलग टाइप की प्रोटीन और उनके एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने बहुत मेहनत करके जो है कंटेंट ये डिजाइन किया है आपके लिए, ताकि आप जो है अच्छे कंटेंट को पढ़ के और एग्जाम में देखो। सबसे पहले बात करेंगे संरचनात्मक प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल, जो बॉडी की स्ट्रक्चर बनाती है। तो हड्डियों में कौन सी प्रोटीन है? ओसिन। हमारे देखो बाल, जानवरों में खुर, नाखून, सींग, ये किसके बने होते हैं बताओ? केराटिन प्रोटीन के। इसके अलावा स्किन के अंदर, त्वचा में कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि फाइब्रस होती है, जो कि तंतुमय प्रोटीन होती है। कहां पाई जाती है? त्वचा में। तो क्वेश्चन आता है त्वचा में कौन सी प्रोटीन होती है? कोलेजन, इलास्टिन प्रोटीन।
ठीक है। ओसिन प्रोटीन हड्डियों में होगी, केरेटिन प्रोटीन बाल, नाखून, खुर, सींग में होगी, कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन आपके जो है कहां पाई जाएगी, त्वचा में पाई जाएगी। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट यहां तक कंप्लीट करवाता हूं मैं। ठीक, चलिए उसके बाद हम और टाइप की प्रोटीन्स पर जाएंगे। देखो प्रोटीन्स की बड़ी लंबी चौड़ी कैटेगरी है, बट प्रोटीन हम आज कंप्लीट कर लेंगे। देखिए भाई समझना, देखो समझो यहां पे काम की बातें। नियामक, रेगुलेटरी, देखो रेगुलेटरी का मतलब है हमारी बॉडी का रेगुलेशन करते हैं हार्मोन, तो वे प्रोटीनें जो हार्मोन की तरह कार्य करती हैं उनका नाम रेगुलेटरी प्रोटीन। वे प्रोटीन जो किसकी तरह कार्य करती हैं, हार्मोन की तरह। तो हार्मोन की तरह याद रखना, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, ग्लूकागोन और वृद्धि हार्मोन जिसका नाम है सोमेटोट्रोपिन। तो ये तीनों प्रोटीन के बने हार्मोन है, समझ गए। गति प्रेरक प्रोटीन जो किसमें सहायक है, इनको बोला जाता है लोकोमोटिव। लोकोमोटिव का मतलब जो गति में सहायक है। गति कौन कराती है, मांसपेशियां, तो मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन आती है। ठीक है, मसल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन है, एक्टिन, मायोसिन। वाहक प्रोटीन है वेक्टर, जो क्या करती है, वाहन कर रही है। तो बताओ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का और एल्बुमिन किसका, मिनरल्स का। ब्लड में पढ़ाया है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करती है, एल्बुमिन किसका परिवहन करती है, मिनरल्स का। रक्षक प्रोटीन है जो हमारी प्रोटेक्शन करती है, लिम्फोसाइट। इंटरल्यूकिन प्रोटीन, इंटरफेरोन्स, इंटरफेरोन जो होती है वो वायरस के इन्फेक्शन से बचाती है, इंटरल्यूकिन प्रोटीन हमें बचाती है। लिम्फोसाइट से क्या बनती है, अच्छा इसको हम लिम्फोसाइट की जगह इसको हम लोग एंटीबॉडी कहेंगे। लिम्फोसाइट से क्या बनती है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कैसी प्रोटीन है, रक्षक प्रोटीन है ना। इसके अलावा स्कंदक प्रोटीन है जो रुधिर का थक्का जमाती है। तो थॉम्ब्रिन, फाइब्रिनोजन मैंने आपको बताया था, ये रुधिर का क्या जमाती है, थक्का। और प्रतिस्कंदक एंटीकोएगुलेंट, वो प्रोटीन जो थक्का जमाने से रोकती है, हिपेरिन। और हिपेरिन के अलावा एक नाम और पढ़िएगा, हिरुडीन, जोंक में होती है ना हिरुडीन। अच्छा, जो प्रोटीन हमें संक्रमण देती है, संक्रामक प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम क्या बताओ, एंटीजन। अरे एंटीजन भी तो प्रोटीन के बने होते हैं जो हमारे अंदर इंफेक्शन करते हैं, तो वो भी क्या बताओ, प्रोटीन। इसके अलावा न्यूट्रिएंट प्रोटीन, तो अलग अलग जगह पर प्रोटीन है, जैसे मक्का में जीन, चावल के अंदर ओराइजीन, मटर में फैसियोलिन प्रोटीन, ग्लूटेनिन प्रोटीन गेहूं में, दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन है ना, दूध में एल्बुमिन भी होती है, अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो ये सब रट्टा है, मतलब थोड़ा समझना, थोड़ा रिवाइज करना। नियामक, हार्मोन की तरह, हार्मोन की तरह कौन काम करेगा, इंसुलिन, ग्लूकागोन और वृद्धि हार्मोन। गति प्रेरक प्रोटीन जो गति में काम आएगी वो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है। वाहक प्रोटीन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाती है, एल्बुमिन खनिजों को ले जाती है, तो वहन कर रही है। रक्षक प्रोटीन, लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी बनते हैं, वो भी प्रोटीन है। इंटरफेरोन हमें वायरस से बचाती है, वो भी प्रोटीन है। इंटरल्यूकिन हमारी रक्षा करती है, वो भी प्रोटीन है। रुधिर का थक्का जमाने वाली स्कंदक प्रोटीन, कोएगुलेंट प्रोटीन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। थक्का जमने से रोकने वाली प्रतिस्कंदक, एंटीकोएगुलेंट, हिपेरिन, हिरुडीन। हमें इंफेक्शन देती है वे प्रोटीन, संक्रामक प्रोटीन, एंटीजन। पोषक प्रोटीन, मक्के में जीन, चावल में ओराइजीन, मटर में फैसियोलिन, गेहूं में ग्लूटेनिन है ना। अनाज में ग्लूटेन प्रोटीन होती है जिसकी वजह से सिलियक रोग होता है, मैं लिखवाऊंगा आगे चल के, बीमारियां पढ़ाऊंगा वहां पढ़ा दूंगा है ना। ग्लूटेनिन गेहूं, कैसीन दूध, अंडे में एल्बुमिन है ना। एंजाइम किसके बने होते हैं, हमेशा प्रोटीन के। गुणसूत्र में भी प्रोटीन होती है। प्रोटीन की मात्रा के क्रम की बात करेंगे, देखो भैया सबसे ज्यादा प्रोटीन क्लोरेला शैवाल में है 70%, उसके बाद स्पाइरुलिना शैवाल में 65%। ये बीच में से मशरूम को काट देना अपने को है ना, ये एक छोटी सी मिस्टेक के तहत ये यहां पे आ चुका है, इसको काट देना अपने को। तो सीधा सोयाबीन ऐड कर देंगे हम यहाँ पे है ना। तो ये आपके जो है एक बार करेक्शन कर लीजिएगा। तो सीधा मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूं तीसरे नंबर पे सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन 42%, तो क्लोरेला 70%, स्पाइरुलिना शैवाल और उसके बाद सोयाबीन। ठीक, क्लियर। गॉसिपियम कपास के अंदर प्रोटीन है, कपास के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है गॉसिपियम जो कीटनाशी की तरह कार्य करती है। कपास में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन होती है, कपास का मेन कंटेंट जो है वो फाइब्रोइन प्रोटीन है। ठीक है, और जनरली कपास किसका बहुलक है, याद रखना, कपास में प्रोटीन पूछे तो फाइब्रोइन, जबकि कपास जो है किसका बहुलक है, कॉटन जो है वो सेलुलोज का बहुलक है। कॉटन किसका पॉलीमर है, सेलुलोज का बहुलक है, लेकिन फाइब्रोइन प्रोटीन भी वहां पे पाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद बात करें जितनी भी दालें हैं उनके अंदर प्रोलेमिन्स प्रोटीन होगी,
एंटीबॉडी प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी मैं बता चुका हूं। इसके अलावा पादपों में साइटोक्रोम नाम का एक सिस्टम पाया जाता है, जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, ऐसे प्लांट्स में जो है रेस्पिरेशन के लिए साइटोक्रोम पाया जाता है। ठीक है, तो साइटोक्रोम प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया बीटी जीन, बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीन, जिस जीन के कारण कपास, तंबाकू, गन्ना, है ना, आदि जो फसलें बनाई जा रही हैं, है ना, बैंगन, गन्ना, मक्का, कपास, बीटी बैंगन, बीटी मक्का, बीटी कॉटन, ठीक है, और आपके बीटी सुगर केन, ये क्या है? ये ऐसे फसलें हैं जिनमें विशेष प्रकार के कीड़े नहीं लगते। कीड़ों से प्रतिरोध प्रदान करने के लिए एक जीवाणु था बैसिलस थुरिजिएंसिस। क्या नाम था? बैसिलस थुरिजिएंसिस। उस जीवाणु से जीन निकालकर और हमने जो है डाल दिया किसके अंतर्गत? हमने जो है फसलों में डाल दिया, है ना। और उस जीन से एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बन रही थी जो उस कीड़े को अच्छी नहीं लगती। ये प्रोटीन जो है किसके अंदर बन रही थी? ये प्रोटीन उस कीड़े में बन रही थी, सॉरी, ये प्रोटीन उस जीवाणु में बन रही थी, बैसिलस थुरिंजिएंसिस में। हमने उस जीवाणु से जीन निकाल के किसमें डाल दिया? फसलों में। तो कौन सी प्रोटीन है बेटा? क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन जो है ये क्या करती है? ये विशेष रूप से जो है कीड़ों से क्या करती है? बचाती है। तो ये एकदम कंटेंट बेस्ड टॉपिक है, जितना गहरा पढ़ोगे, जितना चीजों को लिंक करके पढ़ोगे उतना आसान रहेगा। ठीक है, तो आज हम प्रोटीन फिनिश कर चुके हैं, कल फैट को फिनिश करेंगे और फैट को फिनिश करके यहां से डिजीजेस पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से, कमी से डिजीजेस वगैरह वगैरह, प्रोटीन की कमी से डिजीजेस, है ना, कौन सी फसलों से किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, और फिर मैं विटामिन इसी टॉपिक में ऐड करके आपका सलटा दूंगा। तो बहुत ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटेंट बेस्ड है, बोल बोल के मैं खुद बोर्ड पे हर चीज लिखूंगा तो टाइम डबल लगेगा, पढ़ना वही है। तो इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए पीडीएफ से आपको स्टडी करवा दी है। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट आपको अनाजों से मिलता है ना। जनरली कार्बोहाइड्रेट तो सब जगह होता है, सब्जियों में भी थोड़ा बहुत मिलता है, दूध में भी मिलता है, ठीक है, दालों में भी मिलता है, नॉनवेज में भी मिलता है। तो कार्ब्स तो लगभग सब जगह होते हैं, लेकिन अनाजों से ज्यादा मिलते हैं। धान हुआ, चावल है ना, जो आपके रोटी वगैरह हम डेली फूड में खाते हैं, ठीक। तो इनमें सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन जो है वो आपको दालों से, अंडे से, नॉनवेज से, ठीक है, वेजिटेबल से, इनसे अपने को क्या मिलती है? प्रोटीन्स मिलती हैं। और फैट जो है वो हमें तेलीय पदार्थ, घी है, तेल है, चिकनाई वाले जो पदार्थ हैं उनसे मिलते हैं। ठीक है, तो पहले फैट के बारे में बात करेंगे। फैट कहां पाई जाती है बताओ? ऑयल्स में पाई जाती है। वसाएं जो होती है वो तेल और चर्बी में पाई जाती है। ठीक है, ऑयल्स में पाए जाते हैं। वसाएं किसकी बनी होती है? वसा दो चीजों से मिलकर बनी होती है, फैटी एसिड। वसा दो चीजों से मिलकर बनी होती है, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। आपसे पूछा जाए वसाओं का निर्माण किस किस से होता है, तो आप बोलोगे वसीय अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड जो होते हैं इनका फॉर्मूला होता है RCOOH। आर का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप हो जा, और पीछे क्या होगा? COOH। यानी जो वसीय अम्ल होते हैं वो देखा जाए तो कौन से अम्ल होते हैं? वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। ठीक है, वसीय अम्लों के सूत्र की बात करें तो देखिएगा, सूत्र यहां पे लिखा हुआ है, CH3 से स्टार्ट होगा, CH2 का होल N, N का मतलब N का नंबर कितना भी हो सकता है, COOH। N की संख्या यहाँ पे 4 से लेकर 36 तक होती है। ठीक है, यानी कि छोटी श्रृंखला भी हो सकती है, बड़ी श्रृंखला। स्टार्ट CH3 से होगा, उसके बाद CH2 बहुत सारे हो सकते हैं, और लास्ट में तो ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला, ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा? एल्किल। इसी को अपन क्या बोल देते हैं? R। और R के पीछे लिख दिया COOH, तो ये कौन सा हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिस्ट्री में हमने हाइड्रोकार्बन्स में बातें पढ़ी हैं। तो जो आपके वसाम्ल होते हैं उनका फॉर्मूला CH3 CH2 का होल N COOH होगा, और नंबर ऑफ N जो है वो 4 से लेकर 4 से लेकर 36 तक हो सकता है। ठीक है, अनिवार्य का मतलब है कंपलसरी। जो फैटी एसिड पाए जाते हैं उनमें कंपलसरी फैटी एसिड मोस्टली दो हैं, लिनोलिक अम्ल और लिनोलिनिक अम्ल। ये लिनोलिक अम्ल को बोलते हैं ओमेगा 6, है ना, और ये जो लिनोलिनिक अम्ल है इसका नाम है ओमेगा 3। आप अपने घर में किसी ना किसी परिवारजन को जो टैबलेट्स कुछ रेगुलर चल रही हैं, बुजुर्गों में स्पेशली, तो उनमें आप ओमेगा 3 की टैबलेट्स देख पा रहे होंगे। ओमेगा 3 की जो टैबलेट्स हैं ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, साथ ही साथ जो जॉइंट पेन के पेशेंट्स होते हैं, जो जिनके हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंट्स पे दर्द होता है, उनके पेशेंट्स के लिए ओमेगा 3 जो दिया जाता है। तो लिनोलिनिक अम्ल का दूसरा नाम ओमेगा 3 है और लिनोलिक अम्ल का दूसरा नाम ओमेगा 6 है। ये कंपलसरी फैटी एसिड है जो मानव शरीर को चाहिए ही चाहिए। अब ये कहां से मिलेंगे? तो देखिएगा, अलसी,
ये फ्लैक्सीड अलसी, ये राजस्थान में दोस्तों आरएएस प्री 2000 मेरे साथ आरएएस प्री 2016 का जो पेपर था उसमें पूछा गया था कि ओमेगा 3 का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, तो आप बोलेंगे अलसी, है ना। इसके अलावा अरंडी, कैस्टर, सोयाबीन, मकई, है ना, आदि का तेल। साथ ही साथ बता दूं आपको फिश लीवर ऑयल, जो ओमेगा 3 है वो आपको मछली के लीवर के तेल में, फिश लीवर ऑयल में भी आपको ओमेगा 3 मिलेगा। ठीक है, तो ओमेगा 3 आपको अलसी में मिलता है, अरंडी में मिलता है, कैस्टर में मिलता है, मकई के अंदर मिलेगा, सोयाबीन में मिलेगा, साथ में किस में मिलेगा बताओ, फिश लीवर ऑयल, मछली के लीवर का जो तेल है फिश लीवर ऑयल, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आ गई होगी, है ना। तो यहां से आपको फैट्स के बारे में बेसिक बातें करनी है। ठीक है, चलिए ये स्क्रीनशॉट हम लेते हैं। अब हम जाते हैं अगली स्लाइड पे। देखो भैया, जो फैट्स हैं वो दो टाइप की हमारे, है ना, इसको बहुत अच्छे से समझना है, इनके क्वेश्चंस आते हैं। फैट जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। उसके बाद तो टॉपिक लगभग कंप्लीट है, हम सीधे विटामिन पर यात्रा करेंगे। ठीक है, चलिए फैट्स। वसा, देखो वसा आपके दो टाइप की हो गई, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन में डबल या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, जो सैचुरेटेड फैट है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होंगे, और सॉलिड होंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, जबकि जो असंतृप्त वसाएं होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर द्रव की फॉर्म में रहती हैं। जो ऑलरेडी लिक्विड है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जो सैचुरेटेड फैट होती है जो सॉलिड की फॉर्म में है ना, वो हानिकारक होते हैं, जबकि जो असंतृप्त वसाएं होती हैं वो बॉडी के लिए अच्छी होती है। असंतृप्त वसाओं की बात करें, ओमेगा 9, ओमेगा 6, ओमेगा 3। ओमेगा 3 का नाम है लिनोलिनिक अम्ल, ओमेगा 6 का नाम है लिनोलिक अम्ल, ओमेगा 9 का नाम है ओलिक अम्ल। इसके अलावा जितने भी वेजिटेटिव ऑयल हैं, जितने भी वनस्पति तेल हैं, मछली का तेल है, सूरजमुखी सोयाबीन का तेल, है ना, सूरजमुखी सोयाबीन का तेल, है ना, मूंगफली ऑयल, ये सब क्या है बताओ, ये सब जो है ये आपके क्या है, ये वेजिटेटिव ऑयल है, वनस्पति तेल है। तो वनस्पति तेल जो आते हैं वो किस में आते हैं, संतृप्त वसाओं में आते हैं, जो नॉर्मली लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करी जाएगी जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड, तो घी। घी के अलावा साबुन जो बनते हैं वो भी ऐसे ही अम्लों से बनते हैं। एनिमल फैट का मतलब है नॉनवेज, तो नॉनवेज भी ज्यादा मात्रा में रेगुलर खाना शरीर के लिए हानिकारक बनता है। ठीक है, नारियल का तेल, पाम ऑयल, चीड़ का तेल, है ना। ठीक है, नारियल का तेल हो गया, ताड़ का तेल, चीड़ का तेल, ताड़ का तेल, ताड़ के तेल को बोलते हैं पाम ऑयल। ठीक है, इसके अलावा पामेटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, कैप्रोइक अम्ल, ये साबुन बनाने में काम आते हैं। ठीक है, पामेटिक, स्टीयरिक, कैप्रोइक, तो ये सब क्या है बताओ, ये सब हानिकारक है, संतृप्त वसा अम्ल है। तो आप तो याद रखिएगा, मछली के लीवर का तेल, इसके अलावा जो वेजिटेटिव ऑयल है, जो वनस्पति तेल हैं, जो कि अलसी में पाए जा रहे हैं। ठीक है, और जो आपके क्या बोलते हैं, वनस्पति तेल अलसी है, मछली का तेल है, वनस्पति तेल सूरजमुखी सोयाबीन का तेल, इसके अलावा ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये किसमें आते हैं, ये आपके आते हैं असंतृप्त वसाओं में, या आपके आते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स में, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होंगे, और इनको कंज्यूम करना बॉडी के लिए ठीक रहता है। लेकिन है ना, घी ज्यादा मात्रा में खाएंगे, अब वैसे तो हम देसी लोग है, कहते हैं कि भाई घी जो है बॉडी के लिए अच्छा रहता है, लेकिन उनके लिए जो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो ज्यादा वर्किंग नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, हार्डवर्क नहीं है, तो आप घी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे ज्यादा। घी हो गया, साबुन हो गया, एनिमल फैट हो गई, ठीक है, कोकोनट ऑयल हो गया, ज्यादा मात्रा में नहीं कंज्यूम करना चाहिए। चीड़ का तेल है, ताड़ का तेल है, पामेटिक, स्टीयरिक, कैप्रोइक अम्ल, ये ऐसी फैट्स हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए, इसी के अलावा आपको बताता हूं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी एक टाइप की फैट है, लेकिन ये दो टाइप का होता है, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल का मतलब है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, और सॉरी, एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी, एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एचडीएल का मतलब है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, जो एलडीएल है ना, ये क्या है, बॉडी के लिए हार्मफुल है। एलडीएल बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, और ये क्या होता है, आपके धमनियों में जम जाता है, ये आपकी रुधिर वाहिनियों में जम जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी ब्लड वेसल्स में जम जाता है, ब्लड वेसल्स में जम जाता है,
और ब्लड वेसल्स में जमकर क्या बनाता है, क्लॉट बनाता है, क्लॉट बना लेता है, ठीक है, और जिसके कारण क्या आता है बताओ, हार्ट अटैक की संभावना बनती है। तो आपको याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल भी एक फैट है। कोलेस्ट्रॉल के दो टाइप है, एलडीएल एचडीएल। एलडीएल है निम्न घनत्व लाइपोप्रोटीन और एचडीएल क्या है आपका, उच्च घनत्व लाइपोप्रोटीन। एचडीएल जो है दैट इज गुड फॉर हेल्थ, ये बॉडी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, एलडीएल। गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, एचडीएल। एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एलडीएल जो होता है ये कहां जमा हो जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स में, आपकी धमनी शिराओं में जमा हो जाता है ना। और ये क्या करता है, आपकी धमनी शिराओं का जो रेडियस है, उसको, त्रिज्या को क्या करता है, व्यास को कम करता है, मतलब उनको सकरा बना देता है, क्योंकि रास्ते में क्लॉट बना लेगा। क्लॉट बना लेगा तो बताओ ऑक्सीजन सप्लाई रुकेगी और जो है हार्ट में दर्द या फिर आपके ब्लॉकेज की संभावना बनेगी, ठीक है। तो हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार जो फैट है वो आपके सामने याद रखिएगा, वो कौन है बताओ, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। याद रहेगी ये बातें, कोई समस्या, चलिएगा। डन रही बात, अब आगे देखते हैं, आगे की चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट एक बार कवर करवाता हूं मैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब टॉपिक में कुछ खास ज्यादा चीजें नहीं है ना, ये कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन तो यही खत्म हो लेगा, ठीक। और उसके बाद बाकी चीजों को भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी कुछ चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिएगा, ये बॉडी में पाए जाने वाले मिनरल्स के लिए है, ठीक है। देखिएगा, मिनरल्स में बात करें तो मसल्स के लिए, मांसपेशियों के लिए और थक्का जमाने के लिए, मांसपेशियों के लिए और थक्का जमाने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है, कैल्शियम। इवन हड्डियों के लिए, जो आपकी हड्डियों की प्रॉपर ग्रोथ है, हड्डियों के लिए भी कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं, कैल्शियम व फास्फोरस जिम्मेदार है आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा आयरन, आयरन आपको पता है आयरन कहां पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। आयरन किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। तो सबसे ज्यादा आयरन, कई जगह क्वेश्चन आए हुए हैं, मेथी में मिलता है, साथ में पालक में अच्छा मिलता है। प्रतिदिन आवश्यक आयोडीन की मात्रा, आयोडीन क्यों, क्योंकि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, आयोडीन की कमी। तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, घेंगा या गलगंड, है ना। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें प्रतिदिन आयोडीन खाना होता है, और प्रतिदिन आयोडीन की जो आवश्यक मात्रा है जो हमारी बॉडी में, वो कितनी है, लगभग 150 मिलीग्राम, ठीक है। विटामिन पढ़ेंगे तो फिर बता दूंगा। सल्फर आपको दो विटामिनों से मिलता है, विटामिन B1 और विटामिन B7। किडनी में पथरी बनने से रोकता है मैग्नीशियम, ठीक है। और पथरी बनाता कौन है, पथरी बनाता है कैल्शियम। किडनी में पथरी बनाता है कैल्शियम और पथरी बनने से रोकता है कौन, मैग्नीशियम, ये याद रखिएगा। और बॉडी के अंदर प्रेरणा प्रसारण या सूचनाओं की गति के लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं, तो सोडियम पोटेशियम जिम्मेदार हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी बात रही है, ठीक। तो कुछ बातें हैं जो एग्जाम्स में पूछी गई हैं, तो वहां से हमने उठाया। कैल्शियम हड्डियों के लिए चाहिए, मसल्स के लिए चाहिए, साथ में ब्लड की क्लॉटिंग के लिए चाहिए, ठीक है। कैल्शियम की वजह से पथरी हो जाती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्रिस्टल जमा हो जाता है किडनी में, उसकी वजह से पथरी हो जाती है ना। और मैग्नीशियम उस पथरी को क्या करता है, बनने से रोकता है, ठीक है। आयोडीन आपको 150 माइक्रोग्राम आपको चाहिए, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके सल्फर जो है वो आपको विटामिन B1 और विटामिन B7 से मिलता है, ठीक है। इसके बाद हमारी बात होगी कि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन में पाया जा रहा है। भैया जूनियर अकाउंटेंट का ही टॉपिक है, न्यूट्रिशन कुपोषण जनित बीमारियां आपके सिलेबस में है, मेल न्यूट्रिफिकेशन। स्पेस टेक्नोलॉजी डल गई होगी मेरे हिसाब से, नहीं डली है तो डल जाएगी। स्पेस टेक्नोलॉजी आज पूरी रिकॉर्ड हो चुकी है, मैं चेक करके बोलता हूं, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी के वीडियो अभी डल जाएंगे आपके, और नहीं डले होंगे तो मैं देखता हूं, कर देगा स्पेस टेक्नोलॉजी के वीडियो। वो खिलाड़ी को पूछ, पाठक सर ने बोला है, पूछ, मैंने उसको सुबह बोला था, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी में चेक करवा रहा हूं, कंप्लीट हो चुकी है आज, तो अपलोड हो जाएगी, नहीं हुई होगी तो हो जाएगी। बाकी मैंने बोल दिया था और कंप्लीट भी कर दिया था, मैं खुद एक बार चेक कर रहा हूं, ठीक है। हाँ अभी नहीं डली है,
ठीक है, डल जाएगी, है ना। और लास्ट इसके बाद इकोलॉजी है, ये तो हो गया, अगला इकोलॉजी है, ठीक है, अगला इकोलॉजी ही टॉपिक है आपका, ठीक। बाकी बाकी तो सारे टॉपिक लगभग हो ही गए हैं। जेनेटिक्स आपका हो गया है, बायोटेक आपका हो गया है, ठीक है, आपके ब्लड आपका हो गया है, ठीक है। तो इकोलॉजी करने के बाद थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके हो जाएंगे। खाद वगैरह के बारे में, मैन्योर्स के बारे में मैं केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। डेली लाइफ केमिस्ट्री में मैं जैविक खाद और रासायनिक खाद दोनों के बारे में बात कर चुका हूं, ठीक है। कब? ठीक है, चलो अब देखो, ये एक आगे और बात दी गई है कि पर डे हमें कितनी कैलोरीज चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी में एनर्जी कैलोरीज में कंज्यूम होती है, तो पर डे कितनी कैलोरीज चाहिए। जो बैठकर काम करते हैं, सिंपल काम करते हैं, उन महिलाओं को पर डे 2100 कैलोरी और पुरुषों को 2500 कैलोरी पर डे भोजन से लेनी होती है। जो नॉर्मल कार्य करते हैं, मीडियम, है ना, उनमें 2500 कैलोरी महिलाओं में, 3000 पुरुषों में, ठीक है। और अगर कठिन परिश्रम हार्डवर्क कोई कर रहा है तो 3000 कैलोरी जो है वो महिलाओं को और 3600 कैलोरी की डिमांड पर डे किसको रहती है, पुरुषों को। ये एनसीईआरटी के डेटा है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन किस तरह आएगा, क्वेश्चन आएगा कठिन परिश्रम करने वाली महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी जो भोजन की आवश्यकता होती है। कठिन परिश्रम महिलाओं को 3000, पुरुषों को 3600, ठीक है। चलो लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। चलिए, यहां तक ठीक रहा, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम उम्मीद करता हूं नहीं होगी, ठीक। अब चलते हैं हम आगे। अब देखिए, कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है यहां पे, है ना। ये पैनल पीडीएफ आपको मिल ही जाएंगी। देखो भाई, ये एक छोटा सा चार्ट हम देख रहे हैं, देखिएगा। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब है नॉर्मली आपके भोजन में क्या होना चाहिए। तो आपके भोजन का 60% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट, वसा 20% और प्रोटीन 20% होनी चाहिए। साथ में आपके क्या होने चाहिए, मिनरल्स आपके भोजन में होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। डेली लाइफ की अगर हम बात करें तो डेली लाइफ में हमारे खाद्यान्न में अनाज होना चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, वो भी ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां होनी चाहिए, सलाद आप खा सकते हो, ठीक है। साथ में क्या हो सकता है आपके भोजन में, मिल्क प्रोडक्ट हो सकते हैं, दूध, दूध से बना कोई प्रोडक्ट, दही, छाछ वगैरह, कर्ड या बटर मिल्क हो सकता है, दही छाछ आपके भोजन में हो सकता है, ठीक है। बाकी तो खाना पकाते हैं तो मसाले वगैरह जो होते हैं उनके माध्यम से, ठीक है, हमें क्या हो जाता है। बाकी जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं वो एग कंज्यूम कर सकते हैं, साथ में कुछ नॉनवेज प्रोडक्ट जो है वो काम में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है ना। इसके बाद बात करें, अगर 100 किलोग्राम का व्यक्ति है तो कहते हैं उसमें 62 से 65% जल होगा, 18% अराउंड प्रोटीन होगी, 15% अराउंड फैट होगा, 4 से 5% मिनरल्स होंगे, और बॉडी में जमा जो होता है उसमें 1% के करीब कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं होता बॉडी में, केवल ईंधन के फ्यूल के लिए काम आता है, ठीक है, क्लियर। तो 60 किलोग्राम के व्यक्ति में अगर बात करें टोटल बॉडी वेट, तो 60 to 65% वाटर मिलेगा, 18% आपको प्रोटीन मिलेगी, है ना, 15% आपके फैट मिलेगा लगभग, 4 से 5% मिनरल्स और 1% कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा की मात्रा फैट से, देखो फैट से 9 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा मिलती है पर ग्राम, पर ग्राम। एनसीईआरटी ने प्रोटीन से लिखा है 4 किलो कैलोरी, और जो आपके कार्बोहाइड्रेट है उससे भी लिखा है 4 किलो कैलोरी। तो याद रखिएगा, दोनों से बराबर ही ऊर्जा एनसीईआरटी ने लिखी है ना। वैसे तो हम मानते हैं ये एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है। वैसे हम मानते हैं सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, फैट से, उससे कम प्रोटीन से मिलती है, और उससे कम किससे मिलती है, कार्ब से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन एनसीईआरटी ने फैट के बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को इक्वल रखा है, ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को बराबर रखा है, ठीक है। तो ये विशेष रूप से आप याद रखिएगा। चलो, ठीक है, डन। तो ये आपके क्या था बताओ, हाँ हो गया, ठीक है।
तो मैं स्क्रीनशॉट कैच करवा रहा हूं। अल्कोहल से 7 किलो कैलोरी एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है, तो वो अलग याद रखिएगा। ठीक, आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन याद रखना है मोस्टली, ये वाला, ये डेटा एनसीईआरटी का है, ठीक है। चलो, तो ये आपके था कहां से कितनी एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी में, बैलेंस डाइट का 100 किलोग्राम के व्यक्ति का बॉडी कंपोजिशन कितने कितने % क्या होगा उसके अंदर। ठीक, अब लास्ट एंड फाइनल देखो, ये कुपोषण जनित समस्याएं, ठीक है, कुपोषण के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो ये विशेष रूप से याद रखने की चीजें, यहां से पिछली बार भी क्वेश्चंस बहुत आए थे। देखिएगा, एक कवक है जिसका नाम है फुसेरम। ये कवक जो है ज्वार के पादप में पनप जाता है। ज्वार जो होता है ना, सोरगम, उसमें कवक पनप जाता है फुसेरम नाम का, और इससे एक एक जहरीला पदार्थ मुक्त होता है जिसको T2 कहते हैं, और इस जहरीले पदार्थ के कारण एक सिंड्रोम बनता है, इसका नाम है बोवल सिंड्रोम, बोवल। और ये बोवल सिंड्रोम जो है, इसमें मस्तिष्क में ट्यूमर बन जाते हैं और जानवरों में हृदय जनित क्या हो जाती हैं, बीमारियां। तो याद रखिएगा, फुसेरम नामक कवक के कारण ज्वार में क्या होता है बताइए, ज्वार के अंदर जो है बोवल सिंड्रोम होता है, ठीक है। ज्वार के अंदर T2 नाम का विषाक्त पदार्थ बनता है जिसके कारण जानवरों में बोवल सिंड्रोम की समस्या होती है, और ये बोवल सिंड्रोम जो है ये क्या करता है बताओ, ये आपके हार्ट में डिजीज और ट्यूमर। अगला है एपिडेमिक ड्रॉपसी। सरसों के तेल में एक दूसरा पादप है आर्जिमोन, उसका तेल अगर मिलाते हैं, कई लोग करते हैं, ये जो स्पेलर वाले लोग होते हैं, सरसों का तेल जो बेचते हैं वो मिलावट करते हैं, तो आर्जिमोन का तेल मिला देते हैं, ठीक है। तो आर्जिमोन के तेल में एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है सेनगुनरीन, ये नाम याद रखिएगा, सेनगुनरीन, ये केमिकल है, और इस केमिकल के कारण एक समस्या पैदा होती है जिसका नाम है एपिडेमिक ड्रॉपसी, ठीक है। इसके अलावा न्यूरोलेथायरिज्म, ये समस्या खेसारी दाल, एक दाल की दाल का एक क्या कहते हैं, एक टाइप है जिसका नाम है खेसारी दाल, इंग्लिश में बोलते हैं लेथाइरस, ठीक है, लेथाइरस सैटाइवस। तो ये लेथाइरस नाम की जो दाल है, ये ज्यादा मात्रा में जब खाई जाती है तो इस लेथाइरस नामक की दाल में एक न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब एक मस्तिष्क विष है जो मस्तिष्क को इफेक्ट करता है, उसका नाम है BOAA। नाम याद नहीं रखना है आपको, न्यूरोटॉक्सिन याद रखना है, और इसके कारण जो समस्या होती है उसका नाम है न्यूरोलेथरिज्म। तो पूछ ले आपसे न्यूरोलेथरिज्म किसके कारण होता है, देखो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है बोवल सिंड्रोम किसके कारण होता है, ज्वार, और ज्वार में क्या पाया जा रहा है, कवक, याद रखिएगा। एपिडेमिक ड्रॉपसी किसके कारण हो रही है, सरसों के तेल में आर्जिमोन का तेल मिलाने से। न्यूरोलेथायरिज्म की समस्या किसके साथ हो रही है, ये आपके हो रही है जो है खेसारी दाल के कारण। एंडेमिक एसाइटिस, ये लीवर की बीमारी है। ये दो आपके पादप होते हैं, चेना और झुंझुनिया। ये कोई लोकल लैंग्वेज के प्लांट्स हैं, लोकल जो प्लांट्स मिलते हैं, चेना और झुंझुनिया के जो बीज होते हैं उनको मिक्स करके अगर आप ज्यादा खाओगे तो एंडेमिक एसाइटिस, जो कि लीवर की समस्या है। एस्परजिलस कवक से निकलने वाला एक एफ्लाटॉक्सिन है। एफ्लाटॉक्सिन का मतलब क्या होता है, एफ्लाटॉक्सिन का मतलब एक विष है, ठीक है। ये जो है मूंगफली, मक्का आदि के साथ शरीर में पहुंचता है और ये लीवर को प्रभावित करता है। एफ्लाटॉक्सिन का पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एस्परजिलस कवक, कवकों के द्वारा ऐसे रसायन मुक्त किए जाते हैं जो लीवर को प्रभावित करते हैं, उनका नाम एफ्लाटॉक्सिन है, ठीक है। ये याद रखिएगा। क्वाशियोरकर और मेरस्मस, ये दोनों क्वेश्चन बहुत आए हैं पेपर में, ये प्रोटीन की कमी से होते हैं दोनों, क्वाशियोरकर और मेरस्मस, ठीक है। क्वाशियोरकर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, शरीर की वृद्धि कम होती है, भूख कम लगती है, शरीर में सूजन आती है, त्वचा सूखी हो जाती है, और बाल जो है वो भी आपके जो है काले की जगह वो कांतिहीन हो जाते हैं। मेरस्मस में प्रोटीन की कमी, साथ में कैलोरीज की कमी हो जाती है, वृद्धि कम हो जाती है, और त्वचा पर क्या आने लग जाती है, झुर्रियां। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि क्वाशियोरकर और मेरस्मस दोनों समस्याएं किसके कारण होती है, प्रोटीन की कमी से होती है। और वसा की अधिकता से, फैट की अधिकता से, है ना, स्पेशली जो एनिमल फैट है, नॉनवेज वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो जो संतृप्त वसा है उसकी अधिकता से ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, है ना, मोटापा, ये समस्याएं होती हैं। इनको मिलाकर बोलते हैं एंथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं, फैट के कारण, फैट की अधिकता के कारण कौन सी समस्या होती है, तो आप बोलेंगे एंथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या जो है ये वसा के कारण देखी जाती है, ये फैट के कारण देखी जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक, ये फैट के कारण देखी जाएगी, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो बोवल सिंड्रोम याद रखना ज्वार में, ठीक है। बोवल सिंड्रोम जो है फुसेरम नामक कवक के कारण होता है, ठीक है। एपिडेमिक ड्रॉपसी जो है सरसों के तेल में आर्जिमोन का तेल मिलाने से, ठीक। न्यूरोलेथायरिज्म की समस्या खेसारी दाल के कारण। एंडेमिक एसाइटिस, चेना के बीज और झुंझुनिया के बीज आपस में मिलाते हैं, लीवर की प्रॉब्लम है। एस्परजिलस कवक के कारण मूंगफली के अंदर, मक्का में
जो फंगस पैदा हो जाता है वो फंगस हमारी बॉडी में पहुंचकर हमारे लीवर को प्रभावित करता है, वो याद रखेंगे। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर मेरस्मस नाम की समस्या होती है ना। और बॉडी में फैट जब बढ़ जाए तो एंथेरोस्क्लेरोसिस नाम की समस्या होती है। एक और चीज बता देता हूं, है ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो डायबिटीज, है ना, डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह की समस्या हो जाती है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शरीर में तत्वों का क्रम। शरीर में तत्व, देखो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मानव शरीर में ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन पाया जाता है। बाकी और बात करें तो कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम। ठीक, तो एक क्रम है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम नाइट्रोजन, उसके बाद आगे चलिए कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम। ये घटता हुआ क्रम है। ठीक है, 2-3 बार इसको इस ऑर्डर में याद करेंगे तो दिमाग के अंदर छप जाएगा। ठीक, तो एक कुपोषण जनित समस्याएं हैं, एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो है ये जो टॉपिक है वो क्या होता है, फिनिश होता है भाई। ठीक, आ गया। ठीक, तो हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है, हमने इस टॉपिक में पढ़ा है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट क्या होती है, प्रोटीन क्या होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहां से मिलते हैं, फैट्स कहां से मिलती हैं, प्रोटीन्स कहां से मिलती हैं, कौन सी प्रोटीन कहां मिलेगी, कौन से कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या नाम है, क्या क्या सोर्सेज हैं, फैट जो है कितने कितने टाइप, फैट जो है वो कितने कितने टाइप की होती है। तो ये जो सारी बातें हैं ये हमारी यहाँ पे मैनेज हो रही हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन जो है वो कैसे पढ़े जाएं, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और साथ में साथ अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कंटेंट बेस्ड टॉपिक है, सीधा कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, नोट्स राइटिंग आपको लंबी चौड़ी नहीं करनी होती है, बहुत बेसिक। ठीक, जैसे आपको सिंपल याद करना है, बोवल सिंड्रोम किससे कनेक्ट है, ज्वार से कनेक्ट है, किसके कारण हो रहा है, फंगस के कारण। फंगस का नाम क्या है, फुसेरम। ठीक है, आपसे पूछ ले न्यूरोलैथाइरिज्म, तो लैथाइरस वर्ड पकड़िएगा, लैथाइरस क्या होता है, खेसारी दाल। ठीक है, विशेष प्रकार की दाल की एक स्पीशी है। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये क्यों हो रहा है, सरसों के तेल में जो दुकानदार होते हैं वो मिलावट करते हैं और वो आर्जिमोन का तेल उसके अंदर मिला देते हैं। ठीक है, आर्जिमोन के तेल की मात्रा ज्यादा होने पर ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि भाई आपके जो एपिडेमिक ड्रॉपसी है, ये आपको प्रॉब्लम बता ही चुका हूं एपिडेमिक ड्रॉपसी का। न्यूरोलैथाइरिज्म खेसारी दाल में है, खेतारी दाल में। ठीक, एक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। न्यूरोटॉक्सिन समझिएगा, न्यूरो का मतलब है मस्तिष्क, टॉक्सिन का मतलब है जहर। ऐसा जहर जो जाके सीधा असर कहां पे करेगा, आपके नर्वस सिस्टम में। जैसे सांप काटता है ना आपको, तो सांप का जहर भी एक टाइप का न्यूरोटॉक्सिन है, वो आपके ब्रेन को डेड बनाता है, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड की सप्लाई रुकती है। ठीक है, और आपकी बॉडी में रुधिर का जो प्रवाह है वो रुकने लगता है। ठीक, चलिए तो लैथाइरस दाल ये याद रखिएगा विशेष रूप से। ठीक है, एंडेमिक एसाइटिस नाम की एक प्रॉब्लम है जो लीवर की प्रॉब्लम है, ये जो है दो पादपों के बीजों को आपस में मिक्स करने से होती है। ठीक है, चलिए चेना जो है कई जगह काम में लिया जाता है एज अ रेगुलर फूड। ठीक, इसके बाद बात करें एस्परजिलस कवक, तो एस्परजिलस जो फंगस है इससे एक केमिकल निकलता है, इसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन। ठीक, और जनरली सारे फंगस में पाया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन की वजह से ही कवक अपने आप को क्या करते हैं, बाकी के जो वायरस वगैरह है उनके इफेक्ट से बचाते हैं। ठीक है, तो एफ्लाटॉक्सिन कवक जो है, ये फंगस जो है, ये मूंगफली में, मक्का वगैरह में पनपती है, वहां से हमारी बॉडी में पहुंच जाती है और वहां पहुंच के हमें लीवर को प्रभावित करती है। कई बार पेपर में क्वेश्चन मिला है। ठीक है, क्वाशियोरकर मेरस्मस, देखो कैरेक्टर्स लिखे हुए लेकिन नहीं पढ़ने, आपको केवल ये पढ़ना है कि क्वाशियोरकर और मेरस्मस दोनों किसकी कमी से होते हैं, दोनों जो है ये आपके प्रोटीन की कमी से होते हैं। फैट की अधिकता से एंथेरोस्क्लेरोसिस नाम की समस्या होती है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, और शरीर में तत्वों का क्रम आपको मैं बता चुका हूं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, यहां तक की बात मैं जहां तक मानता हूं समझ में आपको आ गई होगी। अब हम भूमिका बनाएंगे अगली विटामिन पर। ठीक है, चलिए देखो, अब विटामिन में एक बार समझा जाता हूं, पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि एक क्लास पूरी विटामिन पे हमारी लगेगी, तो विटामिन हमारा एक क्लास में कवर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, देखिए इतना हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो विटामिन होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट समझिएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब है कि इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती, न्यूट्रिशन में योगदान ज्यादा नहीं है बट कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब है कि
जो आपके विटामिन होते हैं वो शरीर के लिए जरूरी हैं। इनकी अगर कमी हुई तो आपके अंदर डेफिशिएंसी डिजीजेस, आपके अंदर न्यूनता जन्य रोग आपको देखने को मिलते हैं। अधिकता से बीमारियां नहीं होती हैं, कमी से होती है। ठीक है, क्लियर हुई बात। साथ में ये याद रखना है कि जो विटामिन हैं इनसे हमें एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन ये न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है। ये आपके रेगुलर बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी के उपापचय के लिए जरूरी होते हैं। कौन? विटामिन। क्या करते हैं विटामिन? विटामिन हमारे अंगों को सुचारू रूप से कार्य, रेगुलर और मतलब रेगुलर और कह सकते हैं एक तरीके से व्यवस्थित रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, जिससे हमारे अंग, हमारी कोशिकाएं, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो रेगुलर चले, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है ना। हाईकोर्ट स्टेनो की एग्जाम डेट बेटा, उसको लेकर तो थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, अभी ऐसा कोई सर्कुलर वगैरह आया नहीं है। ठीक है, तो वो देख लेंगे हम लोग। ठीक, चलिए। तो विटामिन जो है वो आपके दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है। एक तो वाटर सोल्यूबल, दूसरे फैट सोल्यूबल। एक जल में घुलनशील और दूसरे वसा में घुलनशील। वाटर में घुल जाते हैं विटामिन बी और सी, फैट में घुलते हैं ए, डी, ई और के। अब जो वाटर में घुलते हैं उनका कंसेप्ट है, जो वाटर में घुलेंगे वो पानी के साथ मिलेंगे, यूरिन के साथ जाएंगे और बॉडी से बाहर चले जाएंगे। तो जो वाटर में घुलने वाले विटामिन है, वाटर सोल्यूबल है, वो बी और सी है, और वो रेगुलर बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर जाते रहते हैं, इसलिए इनकी कमी लगातार होती रहती है और रेगुलर इनकी डिमांड हमें बनी रहती है। कौन कौन से विटामिन? बी और सी। बी और सी में से भी सबसे ज्यादा डिमांड हमें रेगुलर सी की है। रीजन समझिए, आप कुछ भी खाओगे ना बी मिलेगा। विटामिन बी अनाजों में, विटामिन बी दूध में, अंडे में, नॉनवेज में, ठीक है, सब्जियों में, फ्रूट्स में, सब में मिलता है। बट सी जो है ना, ये स्पेशली आपको खट्टे फलों में मिलता है। तो विटामिन सी हमें रेगुलर मिलता रहे, इसीलिए खट्टी चीजें हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। छाछ, दही, रायता दैनिक जीवन में है। सब्जी में हरी मिर्च डालते हैं, उसमें विटामिन सी होता है। टमाटर डालते हैं, उसमें विटामिन सी होता है। ठीक है, सब्जियों में नींबू वगैरह हम डालते हैं, दाल वगैरह में, उसमें विटामिन सी होता है। ठीक है, तो विटामिन सी के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है कि हमें हमारे भोजन में साइड के पार्ट्स के रूप में, लेटरल पार्ट्स के रूप में खट्टी चीजें हमने इन्वॉल्व की हुई है। अचार वगैरह, तो अचार में भी क्या होता है? खटाई होती है, वहां से विटामिन सी मिलता है। विटामिन के बारे में ये टॉपिक भी हम लोग पीडीएफ के थ्रू ही पढ़ रहे हैं। आगे के जो टॉपिक्स हैं हम उनको जो है पढ़ेंगे फिर कैसे, आगे के जो टॉपिक्स हैं हम उनको फिर बाय बोर्ड पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये वो है जिनमें कंटेंट केवल याद रखने का है। ठीक है, ज्यादा समझने जैसी चीजें नहीं है। जैसे सबसे पहले बात करें विटामिनों की खोज जनरली की है 1881 में लूनिन ने। लेकिन मोस्टली एग्जाम में जब जब क्वेश्चन आया है, आंसर किसको माना गया? फंक को। तो आप भी याद रखिएगा, कैशिमिर फंक, सी फंक ने विटामिन को खोजा है। लूनिन साथ में ऑप्शन हो तो आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि लूनिन ऑप्शन में आया हो। जब भी क्वेश्चन पूछा गया है, फंक ही आंसर माना गया है। ठीक है, विटामिन को लेकर एक थ्योरी की बात करें तो वो 1912 में विटामिन थ्योरी आई, हॉपकिंस ने आई। विटामिन का जो नाम है विटामिन का, वो किसने रखा है? फंक ने 1911 में। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो फंक ने नाम दिया है, लेकिन एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस आए तो नाम देने वाला और खोज करने वाला दोनों जगह एक ही चल रहा है, फंक फंक फंक। ठीक है, तो आप याद रखेंगे खोज एक्चुअल में लूनिन ने की है 1881 में, लेकिन नाम फंक ने दिया, तो खोजकर्ता भी मोस्टली फंक ही माना जा रहा है। और विटामिन थ्योरी, विटामिन की क्रियाकलाप और विटामिन की नेचर को जानने के लिए जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई? हॉपकिंस के द्वारा दी गई। विटामिन की बात करें तो विटामिन का अर्थ देखिएगा, वाइटल एमीन। वाइटल का मतलब है जैविक पदार्थ है, और शुरुआत में जो विटामिन खोजे गए थे वो अमीन यौगिक थे। अमीन क्या होती हैं? अमीन जिनमें NH2 ग्रुप पाया जाता है। तो शुरुआत में जो विटामिन पता लगाए गए थे उन सब में अमीन ग्रुप था, इसलिए इनका नाम रख दिया गया वाइटल अमीन्स, विटामिन। लेकिन बाद में पता चला कि ऑल विटामिन आर नॉट अमाइन, सारे के सारे जो विटामिन हैं वो अमाइन नहीं है, सारे के सारे विटामिन अमीन्स नहीं है। ठीक है, तो बाद में जो है ये थ्योरी हटा दी गई, ये धारणा हटा दी गई। बाद में पता चला कि सभी विटामिन अमीन नहीं होते। विटामिन मेटाबॉलिक पदार्थ हैं जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब सूक्ष्म पोषक हैं, लेकिन कंपलसरी है। मतलब कम मात्रा में चाहिए, लेकिन कम चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाओ। ठीक है, अच्छा, बार बार बेटा ठीक है ना। तो मैं, आपने बोला है तो मैं कल जो है बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनके नोट्स आपके अपलोड करवा दूंगा,
जिससे कि एक बार इंग्लिश और हिंदी चेक करके कल तक का मुझे टाइम दो, आप साथ में प्रिंट करवा लेना, ठीक है। ठीक, चलो। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से हमें मिलती है, फैट से हमें मिलती है, विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती, वाटर से भी हमें एनर्जी नहीं मिलती, और जो कृत्रिम शर्कराएं होती हैं, जो आर्टिफिशियल स्वेटनर्स होते हैं, हमें उनसे भी एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है, याद रखेंगे। अधिकांश विटामिन को हमें बाई फूड लेना पड़ता है, और विटामिन की अधिकता से कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन विटामिन की कमी से हमें डेफिशिएंसी डिजीज होती है। विटामिन की कमी से हमें न्यूनता जन्य रोग, यानी विटामिनों की कमी के कारण होने वाले जो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हैं, वो हमें फेस करने पड़ते हैं। तो सिंपल बात की, विटामिन खोज 1881 में लूनिन ने की, लेकिन फंक को जाना जाता है खोजकर्ता के रूप में, जिन्होंने नाम दिया विटामिन 1911 में। विटामिन थ्योरी 1912 में हॉपकिंस ने दी। विटामिन को शुरुआत में अमीन यौगिकों के रूप में जाना गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये अमीन नहीं होते सारे के सारे, ठीक है, क्लियर। विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, कम मात्रा में चाहिए लेकिन जरूर चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक। इसके बाद हम लोगों ने बात की है भोजन से इन्हें प्राप्त करेंगे, न्यूनता जन्य रोग आप इन्हें जो है इनकी कमी से देखने को मिलते हैं। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करवाता हूं ताकि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए, ठीक। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टॉपिक टाइम आपका ज्यादा नहीं लेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन, है ना, और कंटेंट इतना यहां पे मैंने इकट्ठा किया है, अननेसेसरी चीजें आपको ना दूं, हमेशा मेरा यही प्लान रहा कि अननेसेसरी आपको नहीं दे चीजें, है ना, और वो आपको मिले जो आपका कंटेंट है। देखो, विटामिन दो टाइप के होते हैं भैया, विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक वो जो पानी में घुलते हैं और दूसरे वो जो वसा में घुलते हैं। एक होते हैं फैट सोल्यूबल, दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। जो पानी में घुलेंगे, समझिएगा, जो पानी में घुलेंगे वो पानी के साथ, मूत्र के साथ, यूरिन के साथ बॉडी से बाहर चले जाएंगे, और जो डेली बॉडी से बाहर जाएंगे उनकी हमको डेली जरूरत भी रहेगी। तो सिंपल सी बात है, जो पानी में घुलने वाले, जो वाटर सोल्यूबल या जो जल में घुलनशील या जो जल विलेय विटामिन हैं, जिनको कहते हैं विटामिन बी और सी, ये दोनों विटामिन क्या होते हैं, ये दोनों विटामिन रेगुलर बॉडी से जाते रहते हैं, इसलिए शरीर को इनकी लगातार डिमांड बनी रहती है। और जो विटामिन फैट में स्टोर हो जाते हैं, फैट बॉडी में स्टोर होती है, तो अक्सर उन विटामिन की कमी आसानी से नहीं होती। सिंपल हो गई बात यहां तक, चलिए, क्लियर हुई बात यहां तक। ठीक, ट्विंकल, अमोनियम क्लोराइड विद जिंक क्लोराइड, करेक्ट, नॉट कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। चलो, विटामिन के प्रकार, वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील विटामिन आपके बी एंड सी हैं, वाटर सोल्यूबल जो है वो बी एंड सी हैं, और जो फैट सोल्यूबल हैं, जो वसा में घुलते हैं, वो है ए डी ई के, ठीक है। जो जल में घुलनशील है वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर चले जाते हैं, इसलिए हमें उनकी रेगुलर डिमांड बनी रहती है। रेगुलर डिमांड भी बी और सी दोनों वाटर सोल्यूबल है, दोनों की कमी रहती है, लेकिन ज्यादा कमी सी की होती है, समझिएगा, क्योंकि बी, विटामिन बी आप कुछ भी खाओगे, दूध खाओ, अंडा खाओ, नॉनवेज खाओ, प्रोटीन खाओ, वेजिटेबल खाओ, फ्रूट खाओ, सब में विटामिन बी मिलेगा। लेकिन सी हमेशा खट्टे फलों से मिलता है, खट्टी चीजों से मिलता है। तो इसके लिए हमें प्लान करना पड़ता है। हमारे भोजन में टमाटर डेली जीवन का हिस्सा क्यों है, हर सब्जी में टमाटर, हर सब्जी में टमाटर। खैर, फिलहाल तो टमाटर की बात करना औकात के बाहर का विषय है, ठीक है, महंगाई इतना हो गया है, ठीक है, हम जैसे लोगों को बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करें पढ़ाने के लिए। तो टमाटर जो है हर जगह क्यों, क्योंकि विटामिन सी मिले। हरी मिर्च भोजन का हिस्सा है, विटामिन सी मिले। रायता बना के खाते हैं लोग, दही छाछ पीते हैं, क्यों, क्योंकि सब में आपको क्या मिलेगा, विटामिन सी। दाल बनाओगे, नींबू निचोड़ रहे हो, क्या मिलेगा, विटामिन सी। अचार, नींबू का, कैरी का, आंवले का अचार खा रहे हो, क्या मिलेगा, विटामिन सी। तो ये विटामिन सी के लिए, खट्टे का जुगाड़ किसके लिए है, विटामिन सी के लिए है, ठीक है। अच्छा, विटामिन B12, इसके बारे में याद रखेंगे। बी जो है उसके काफी सारे टाइप्स मिलेंगे, B1, B2, B3, B4, B5, B6 ऐसे। तो इनमें से विटामिन बी है ना, वो पूरा कहते हैं हम की बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू चला जाता है, लेकिन विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो बॉडी में लंबे टाइम तक हमारे लीवर के अंदर क्या रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है। साथ ही साथ विटामिन B7 इनमें से एक ऐसा विटामिन है जो ना पानी में घुलता है और ना फैट में घुलता है ना, B7, जिसको बायोटिन कहते हैं। और बायोटिन के साथ साथ इसको विटामिन H भी कहते हैं, विटामिन H, B7, बायोटिन। ये ना पानी में घुलता है और ना नाइदर इन फैट नॉर इन वाटर, दोनों में ही नहीं घुलता, ठीक। और एडीई के जो होते हैं ये वसा में घुलते हैं, ये लंबे टाइम तक बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले फैट सोल्यूबल को सल्टाएंगे और फिर वाटर सोल्यूबल को सल्टाएंगे, ठीक है।
तो इसका भी मैं स्क्रीनशॉट कैप्चर करवा रहा हूं ताकि आप यहां तक पढ़ें। अब उसके बाद एक एक विटामिन, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इजीली आप कैप्चर करेंगे, इजीली आप समझेंगे। ठीक है, हो गया भाई। चलिए अब हम पढ़ेंगे विटामिन ए। तो हमें 6 के 6 विटामिन पढ़ने हैं अच्छे तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं लेकिन काम का कंटेंट है। और अपन ने देखो इकट्ठा इतना किया है ना कि आप सीख जाओगे बस चीजें। देखो समझो, विटामिन ए नाम रेटिनॉल, रेटिनॉल में एक वर्ड रेटिना, रेटिना का होता है आंख में, तो कनेक्शन तो आंख के साथ होगा भाई। ठीक है, रेटिनॉल एंटी इन्फेक्शन विटामिन है। ठीक है, इन्फेक्शन रोकता है। इसीलिए जो छोटे बच्चे हैं, आप देखोगे आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, उसका वैक्सीनेशन चल रहा हो, टीकाकरण चल रहा है बच्चों का, तो उसमें विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है, क्योंकि ये बच्चों को क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा इस बीमारी का नाम एजीरोफ्थॉल, इस विटामिन का नाम एजीरोफ्थॉल। अब एजीरोफ्थॉल क्यों कहते हैं, देखो समझो, इंग्लिश में देखो एक्जीरोफाइटोल, नहीं 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 नहीं, इसको बोलते हैं एजीरोफ्थॉल, एजीरोफ्थॉल बोलते हैं, है ना, ये लिखिएगा एजीरोफ्थॉल। एजीरोफ्थॉल क्यों कहते हैं, देखो समझना, आपको एक बीमारी पढ़ा रहा हूं, ये जीरोफ्थेल्मिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीरोफाइट, जीरो वर्ड ड्राइनेस के लिए, शुष्क जगह के लिए काम में लिया जाता है, और ऑफ्थेल्मिया का मतलब है आंखें, आपकी आंखें जो है वो ड्राई ड्राई हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी से आपने नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी तो आप पढ़ते ही है विटामिन ए की कमी से, है ना, लेकिन साथ में साथ जीरोफ्थेल्मिया की समस्या भी होती है। तो ये विटामिन जीरोफ्थेल्मिया को क्या कर रहा है, रोक रहा है, इसीलिए इसका नाम है एजीरोफ्थॉल। याद रखेंगे, रेटिनॉल तो है ही, एजीरोफ्थॉल कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि जीरोफ्थेल्मिया रोग नेत्र को शुष्क होने वाला जो रोग है, आई ड्राइनेस की जो डिजीज है, ये उससे बचाता है, इसलिए उसका नाम है एजीरोफ्थॉल। ठीक है, ये त्वचा की एपिथेलियम, है ना, बॉडी की जो उपकला है, ऊपर ऊपर की जो लेयर है, उसमें इंफेक्शन को क्या करता है, रोकता है। खोज की है मैकुलन ने, है ना, और कमी से रोग, पहला रतौंधी, दूसरा जीरोफ्थेल्मिया, और तीसरा केरेटोमेल्शिया। केरेटोमेल्शिया में हमारी आंख का जो कॉर्निया है वो मुलायम पड़ जाता है। ठीक है, जिससे हमारे विजन प्रभावी होता है। तो कलर, नाइट ब्लाइंडनेस में कम लाइट में दिखाई नहीं देता, रतौंधी बोलते हैं इसको। लो लाइट इंटेंसिटी में, कम प्रकाश तीव्रता में रोगी को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, साथ में साथ रतौंधी तो सारी दुनिया याद रखती है, जीरोफ्थेल्मिया नेत्र शुष्क हो जाता है, और केरेटोमेल्शिया, ये नाम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, विटामिन जमा कहां होता है सर, लीवर में। मिलेगा कहां से, देखो गाजर से, चुकंदर, आम, ये याद रखिएगा बेटा, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, चावल में विटामिन बी होता है, लेकिन ये सुनहरा चावल स्पेशली बनाया गया है विटामिन ए के लिए, है ना। मछली के लीवर का तेल, फिश लीवर ऑयल, साथ में मीठे और पके फल, ये बात और कर देता हूं, साथ में मीठे और पके फल, धनिया पत्ती, है ना, इनके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिलेगा। और ये विटामिन बच्चों को किसके साथ दिया जाता है, टीकाकरण के साथ। बच्चों का जो वैक्सीनेशन करते हैं, साथ में क्या देते हैं, विटामिन ए। तो सुनना मेरी बात वापस से, ए रेटिनॉल, एजीरोफ्थॉल नाम है, कमी से रतौंधी, जीरोफ्थेल्मिया, केरेटोमेल्शिया बीमारी हो सकती है। त्वचा की एपिथेलियम में संक्रमण रोकता है, इसलिए इसका नाम एंटी इंफेक्शन विटामिन है। साथ ही साथ मैं बात करूं तो ये वो विटामिन है जो क्या करता है, जो आपके जो है लीवर में आपके जमा होगा। साथ ही साथ ये विटामिन गाजर में, चुकंदर में, ठीक है, इवन पालक में भी मिलेगा आपको। ठीक है, आम के अंदर, पके फल, मीठे फलों के अंदर मिलेगा, गोल्डन राइस में मिलेगा, मछली के लीवर के तेल में मिलेगा। और बच्चों को टीकाकरण के साथ दिया जाने वाला जो विटामिन है वो भी कौन सा है, विटामिन ए है। ठीक है, करवा रहा हूं मैं इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर, 1 सेकेंड, एक बार। ठीक है, चलिएगा, क्लियर। तो ये आपका विटामिन ए विद द मैक्सिमम डिटेल्स हम कंप्लीट कर लिए। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही हमें एक एक को कंप्लीट करना है। अब विटामिन डी की, पहले मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, पहले आपको सारे विटामिन पढ़ा रहा हूं, वो जो फैट में सॉल्युबल है। देखिएगा, अब हम बात करेंगे विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल में एक शब्द आपके सामने छिपा हुआ है, कैल्शियम। कैल्शियम कहां होता है भाई, हड्डियों के लिए जरूर होता है। तो सिंपल सी बात है, विटामिन डी का कनेक्शन किससे होगा, हड्डियों से, है ना। विटामिन डी खोजकर्ता हॉपकिंस है, कैल्सीफेरॉल नाम है। अगर कमी से बात करें तो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, जिसको सूखा रोग बोलते हैं, और वयस्क में ओस्टियोमेल्शिया, इसमें हड्डियां जो है वो मुलायम हो जाती हैं। तो बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग विटामिन डी की कमी से,
और वयस्क में ऑस्टियोमेल्सिया की समस्या विटामिन डी की कमी से होती है। ये विटामिन कब बनता है? जब आप धूप में बैठते हैं, ठीक है, जब आप धूप में बैठते हैं तो ये विटामिन आपकी बॉडी में बनता है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग, है ना। मॉर्निंग में मतलब 9-10 बजे का जो टाइम होता है उस समय अगर आप धूप में बैठेंगे तो ये सबसे बढ़िया आपके विटामिन डी बनाएगा। तो विटामिन डी को धूप का विटामिन, सनलाइट विटामिन, सनसाइट विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विटामिन आपके कहां बनता है? ये विटामिन, अच्छा, ये विटामिन आपके त्वचा में बनता है, त्वचा में बनता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये विटामिन को आप हार्मोनल विटामिन भी कहते हो, विटामिन डी। क्यों? क्योंकि पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले पैराथो हार्मोन के साथ मिलकर ये काम करता है, तो इसको हार्मोनल विटामिन कहते हैं। तो विटामिन डी सबसे तेज बनने वाला विटामिन, बॉडी में बनता है, त्वचा में बनता है, बहुत फास्ट बनता है। धूप के अंदर जब आप बैठेंगे, सुबह का जो समय होता है वो सबसे बेस्ट है। सुबह में 9-10-11 बजे का जो समय, दोपहर से पहले का जो समय, वो विटामिन डी के निर्माण, कड़कड़ाती धूप में जनरली, है ना, अच्छे से नहीं बन पाता, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल नाम दिया है, खोजकर्ता हॉपकिंस है ना। वसा में घुलनशील विटामिन है, हड्डियों की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग, और वयस्क में इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑस्टियोमेल्सिया, है ना। अगर हम बात करें तो धूप का विटामिन कहा है, सबसे तेज बनने वाला विटामिन है। साथ ही साथ अगर सोर्सेस की बात करूं तो सोर्सेस की बात करेंगे तो दालें, दालों में आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम मिलेगा। नट्स में आपको कैल्शियम मिलेगा, दूध में आपको कैल्शियम मिलेगा, अंडे में आपको कैल्शियम मिलेगा, मांस के थ्रू आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम मिलेगा। हरी सब्जियां, देखो ये हरी सब्जियां शब्द आ जाए ना तो याद करोगे, यहाँ पे सभी प्रकार के जो विटामिन है हरी पत्तेदार सब्जियों में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट फिर कैप्चर कर लेता हूं, ठीक है, जिससे कि आप विटामिन डी को कवर कर पाए, कैच कर पाए, ठीक चलिएगा। विटामिन डी के बाद हमारी यात्रा अभी तो विटामिन डी में ही, चलिए देखिएगा ये विटामिन डी के बारे में। देखिए, फिर विटामिन ई और के भी आपके मैं कवर इसी स्लाइड पे करवा दूंगा, ठीक है। देखिएगा विटामिन डी के बारे में और कुछ बातें भी यहाँ पे हैं, तो वो भी आप देख लीजिए, जिससे कि आपको चीजें सही से समझ में आ जाएं। ठीक है, देखो बेटा, विटामिन, ये विटामिन गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। त्वचा में कोलेस्ट्रॉल द्वारा धूप की उपस्थिति में बनता है। स्रोत की बात की तो मछली के लीवर का तेल, दूध, अंडा, मांस, पादप स्रोत कम मिलते हैं, जनरली नॉनवेज स्रोत से ज्यादा मिलेगा। आगे बात कर रहे हैं विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई जो है इसको प्रजनन विटामिन कहते हैं, सुंदरता का विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, जीर्णता रोधी, बुढ़ापा रोधी, वृद्धि रोधी विटामिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके चेहरे पे ग्लो बना के रखता है, उम्र झलकने से रोकता है ना, आपके चेहरे पे झुर्रियां आने से रोकता है, एकदम ग्लोइंग ग्लोइंग चेहरा बना के रखता है, चांद सा रोशन चेहरा, है ना, ऐसा बना के रखता है, एकदम देखते ही लोग मतलब क्या क्या चेहरा है ना, ठीक। तो इसकी कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन, यानी जनरली विटामिन ई की कमी से संतान उत्पत्ति में समस्या आती है। प्रजनन विटामिन कहते हैं, सुंदरता का विटामिन कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ये याद रखना, कैंसर रोधी, कैंसर रोकने वाले पदार्थ जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो कैंसर रोधी पदार्थ के रूप में काम करने वाले विटामिन की बात करूं तो विटामिन ई भी है और सी भी है ना। साथ ही साथ खोजकर्ता की बात करें तो इवांस एंड बाइशॉप ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है। वृद्धिरोधी विटामिन कहा है। सेलिनियम तत्व इसके सहकारक के रूप में पाया जाता है, सेलिनियम। स्रोत की बात करें तो तेलीय बीज, ऐसे बीज जिनसे तेल प्राप्त हो रहा है, कपास का बीज, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, है ना, और सोयाबीन से काफी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई की प्राप्ति होती है, ठीक है। क्लियर हुई बात यहां तक? सर आपके जैसा फेस क्या हो गया भाई, है तो बेटा विटामिन ई टोकोफेरॉल। अब देखो समझो, सिंपल सी बात याद करने का जुगाड़ देखो, विटामिन ई, अब इसकी कमी से क्या होता है? पुरुषों में नपुंसकता, महिलाओं में बांझपन, यानी बच्चे नहीं होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो फिर हर कोई टोकेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल, टोके फेरॉल, सब टोकते हैं। क्या चक्कर है भाई, क्यों नहीं हो रहा है? 2-3 साल हो गए, खुशखबरी नहीं आ रही, क्या चक्कर है? और कई दोस्त तो इतने कमीन होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं भैया हमारी मदद चाहिए तो बता देना, है ऐसे अकेला मत समझना खुद को, बिल्कुल भी मदद मांगने मत चूकना। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो हम आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक किसी भी प्रकार की मदद के लिए तैयार हैं,
है ना, तो बड़े खतरनाक होते हैं दोस्त, है ना। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए ठीक, चलो यहां तक बात सिंपल हुई। अच्छा, तो ये बात हुई विटामिन ई। के की बात करो, विटामिन के नामों की बात करेंगे तो विटामिन के जो है वो है नेफ्थोक्विनोन फाइलोक्विनोन नाम है। कमी से रोग, रुधिर का थक्का देरी से जमता है ना, क्लियर। तो जनरली इसको बोला जाता है एंटी हीमोरेजिक विटामिन, क्योंकि बॉडी में अंदर ब्लीडिंग हो उसको हीमोरेज बोलते हैं, और ये क्या करता है, हीमोरेज से रोकता है, तो एंटी हीमोरेजिक विटामिन बोलते हैं इसको, ठीक है। हीमोरेज से रोकता है, अंतर्गत ब्लीडिंग रोकता है, ठीक। अच्छा, बड़ी आंत में इकोलाई जीवाणु से बनता है विटामिन के। एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहलाता है, रक्तस्राव से बचाता है। खोजकर्ता का नाम है डेमेन डोइजी। हरी सब्जियों से मिलेगा। हरी सब्जियों में बात करें तो ब्रोकली के अंतर्गत मिलता है, पालक के अंतर्गत मिलता है, मूली के अंतर्गत मिलता है। तो मोस्टली विटामिन के आपको हरी सब्जियों से मिलेगा, ठीक है। ये बात रही। तो विटामिन ए के बारे में, विटामिन डी के बारे में, विटामिन ई के बारे में और विटामिन के बारे में। ए की खोज मैकुलन ने, डी की खोज हॉपकिंस ने, ई की खोज इवांस एंड बाइशॉप और के की खोज डेम एंड डोइजी ने की है। क्लियर? चलिए, हाँ, एक जो स्पेस टेक्नोलॉजी की क्लास है मैं चेक करवा लूंगा, कहीं कोई इशू रहेगा उसको अपडेट करवा देंगे, टेंशन नहीं करें, ठीक है। चलिए, तो ये एक स्क्रीनशॉट कवर कर रहे हैं वापस से, है ना, ठीक है। यहां पे हम विटामिन के तक पहुंच चुके हैं, क्लियर। अब हमें सिंपली बात करनी है विटामिन बी की। बी के अंदर हम बात करेंगे, देखो, क्योंकि बी जो है अपने आप में विटामिन का ग्रुप है, ठीक है। बी अकेला एक विटामिन नहीं है, बी अपने आप में विटामिन का कॉम्प्लेक्स है। तो मैं सारी आपको एक साथ जो है करवा देता हूं, ठीक है। देखिएगा, पूरी पूरी टेबल हमने बनाई हुई है, देखो जुगाड़ अपन पूरा करके चलते हैं भाई साहब। देखो, विटामिन बी, ये विटामिन बी का खाका है अपना पूरा। देखो, विटामिन बी के अंतर्गत आपको सबसे पहले विटामिन बी वन का नाम है थाइमीन। थाइमीन की कमी से, अब जनरली हम बी की कमी से बेरी बेरी याद करते हैं, लेकिन वो बी1 की कमी से है। बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग, जिसमें पाचन तंत्र प्रभावित होता है, साथ ही साथ डिमेंशिया, मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। अगला है विटामिन बी2, जिसका की दूसरा नाम है विटामिन जी, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से समस्या होती है कीलोसिस, होठों के किनारे फटने लग जाते हैं, ऐसे किनारों से होठ फटने लग जाते हैं, उसको कीलोसिस बोलते हैं। विटामिन बी3, इसका नाम है नियासिन, ठीक है। इसकी कमी से पेलेग्रा D3 या D4 रोग होता है, पेलेग्रा भी बोलते हैं, D3 या D4। D3 क्यों कहते हैं? देखो, डायरिया, दस्त हो जाते हैं, डर्मेटाइटिस, त्वचा में जलन हो जाती है, डिमेंशन यानी मंदबुद्धि, और चौथा D4, अगर ज्यादा समस्या बढ़ जाए तो डेथ भी हो सकती है, इसलिए इसको D3 या D4 बोलते हैं, पेलेग्रा, ठीक। नियासिन। विटामिन बी5 पेंटोथीनिक अम्ल, पेंटोथीनिक अम्ल की कमी से पैरों में जलन होती है, इसलिए बर्निंग फुट सिंड्रोम कहा है। विटामिन बी6 का नाम है पायरोडॉक्सिन, जिसकी कमी से खून की कमी होती है, एनीमिया। विटामिन बी7 का दूसरा नाम है विटामिन एच, बायोटिन, इसकी वजह से बालों का झड़ना और पैरालिसिस की समस्या हो जाती है। विटामिन एम, जिसको बोलते हैं विटामिन बी9, इसको फोलिक अम्ल कहा जाता है, इसकी कमी से मुंह में छाले और एक विशेष प्रकार का एनीमिया होता है, इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, आप तो एनीमिया ध्यान रखें। और विटामिन बी12, जिसमें कोबाल्ट होता है, नाम है साइनोकोबालेमिन, और इसकी कमी से कौन सा एनीमिया होता है? पर्नीशियस एनीमिया। तो अगर मैं बात करूं तो एनीमिया जो है वो 3 विटामिन से हो रहा है, विटामिन बी6, विटामिन बी9 और विटामिन बी12, ठीक है। ये तीनों से जो है वो क्या होता है बताओ? एनीमिया, ये याद रखेंगे। बीमारियां, बी1 का नाम है थाइमीन, कमी से रोग है बेरीबेरी। बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन, कमी से रोग है कीलोसिस। बी3 का नाम है नियासिन, कमी से रोग है पेलेग्रा, D3 या D4 डिजीज। बी5 का नाम है पेंटोथीनिक अम्ल, कमी से होता है बर्निंग फुट सिंड्रोम। बी6 पायरोडॉक्सिन नाम है, बी9 फोलिक एसिड नाम है, और बी12 साइनोकोबालेमिन, तीनों की कमी से एनीमिया होता है। बी7 बीच में आ गया बायोटिन, बालों का झड़ना, पैरालिसिस की प्रॉब्लम। एक चीज और याद रखेंगे, इनके लिए अलग से नाम है, विटामिन बी2 को क्या कहा है? जी, विटामिन बी7 को कहा है एच, और विटामिन बी9 को अलग से लिखा है एम, है ना, तो ये भी याद रखेंगे। इसके साथ एक विटामिन और बता रहा हूं आपको, विटामिन बी17, ठीक है। बी17 का रासायनिक नाम एमिग्डालिन है, और इसको एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं, तरबूज में इसको पाया गया, कैंसर रोकने वाले एजेंट के रूप में से जाना जाता है। विटामिन बी1 चावल की छीलन पर, विटामिन बी1 चावल जो ऊपर का छीलन है उस पर पाया जाता है, इसलिए अगर आप चावल को धो देंगे तो विटामिन बी1 क्या हो जाएगा?
वहां से। तो क्वेश्चन आता है पॉलिश किया हुआ चावल या कुटा हुआ चावल खाने पर किस विटामिन की कमी होती है या कौन सी बीमारी हो सकती है, तो आप बोलेंगे बेरी बेरी हो सकती है, B1 की कमी, है ना। विटामिन बी की बात करें तो दूध, मांस, अंडा, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, यीस्ट, चावल सब में मिलता है, ठीक है, चावल में भी मिलता है। तो चावल में विटामिन बी और आपका जो गोल्डन राइस में विटामिन ए। विटामिन B15 और एक जिसको पेंगेमिक एसिड कहा है। तो ये विटामिन बी की पूरी जानकारी है ना, विटामिन बी के बारे में, क्लियर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं विटामिन B12 ये आंत में कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा बनते हैं, आंत में ई कोलाई या जो कोलीफॉर्म जीवाणु है बनाते हैं। तो विटामिन B12 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण जो है आंत में कोलीफॉर्म जीवाणु करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन B17 और विटामिन B15 ये कुछ ही बुक्स में आपको नाम मिलेगा, तो ये भी आप विशेष रूप से माइंड में रखेंगे, क्लियर। चलिए तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लें, उसके बाद आगे जो है हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल पे हमें चलना है जिसका नाम है विटामिन सी, ठीक है। चलो देखो ये लास्ट एंड फाइनल है, कुछ टॉपिक में ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, बस छोटी मोटी समझने की चीजें हैं, है ना। और फिर तो ये लीजिए, देखो भाई विटामिन सी की अगर मैं बात करूं तो नाम है एस्कार्बिक अम्ल, खोजकर्ता सबसे पहले खोजा गया विटामिन है, खोजकर्ता हॉलकर है, ठीक है। विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की है, मैं अभी लिखवा दूंगा खोजकर्ता एक साथ। घाव भरने वाला विटामिन है, घावों को जल्दी भरता है, एंटीऑक्सीडेंट यानी वही कैंसर रोकता है, इम्यूनिटी के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार है, कच्चे फल, खट्टे फल, खट्टा दूध, दही, आंवला, हरी मिर्च, संतरा, है ना, कच्चा आम, कैरी, ऊंटनी का दूध। ध्यान रखना सामान्य दूध में विटामिन सी नहीं होता, ऊंटनी के दूध में क्या होता है, विटामिन सी होता है, याद रखेंगे इस बात को, है ना। ये विटामिन तापमान सहन नहीं कर सकता, इसलिए जनरली क्या होता है विटामिन सी की जो चीजें है ना, ऊंटनी का दूध है कच्चा पिया जाता है, गर्म नहीं करते, ज्यादा टेम्परेचर टॉलरेंट नहीं है, सहन नहीं कर पाता, है ना। मांसाहारी स्रोतों में नहीं मिलता है, शाकाहारी स्रोतों में मिलता है विटामिन सी, सामान्य दूध में नहीं होता। विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोतों के रूप में देखो एक झाड़ी है जिसका नाम है हिप्पोफी, जादुई झाड़ी, जिसको हिमालय का सोना कहते हैं, सीबकथोर्न। कोरोना में सीबकथोर्न का जूस खूब पिया है लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आंवले का जूस, गिलोय, नीम गिलोय का रस, ये सब क्या थे, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले थे, इनमें विटामिन सी होता है, ठीक है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, राजस्थान में एक एग्जाम लगी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, वहां पे पूछा गया था विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो है बारबाडोस चेरी, बारबाडोस चेरी, ये विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स वहां पे पूछा गया था, ठीक, क्लियर। तो ये सिंपल सी बातें, सबसे पहले खोजा गया विटामिन था सी, घाव भरने वाला विटामिन है सी, इम्यूनिटी या बॉडी की प्रतिरक्षा से रिलेटेड विटामिन कौन सा है, सी है। खोज की मैं बात करता हूं तो खोज में वापस यहां लिख देता हूं, खोज ए एंड बी की खोज जो है वो मैकुलन ने की है, ठीक है। सी की खोज हॉलकर ने की है, डी की खोज हॉपकिंस ने की है, हॉपकिंस। ई की खोज इवांस एंड बाइशॉप ने की है, इवांस एंड बाइशॉप ने की है। और जो आपके के की खोज जो है डैम एंड डोइजी, के की खोज किसने की है, डैम एंड डोइजी, ठीक है। तो ये आपका विटामिन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। सौर मिल्क और मिल्क में लैक्टिक एसिड में डिफरेंस है, यस। मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता, लेकिन जब वो खट्टा हो जाए, खट्टा होने का मतलब है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस एंट्री कर गया है, या फिर वो टाइम के साथ जो है उसके अंतर्गत लैक्टिक एसिड, जो लैक्टोज शुगर है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लग गई है। तो खट्टा दूध का मतलब होता है वो जिसमें लैक्टिक एसिड बनने लग गया, विटामिन सी बनने लग गई है, डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ, इसका भी स्क्रीनशॉट कवर करते हैं। विटामिन छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, और अलग से पढ़ाया मैंने क्योंकि एग्जाम में आता है। डिटेल्स इतनी इकट्ठी की है इस टॉपिक में आपके लिए कि आप बढ़िया तरीके से किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे, ठीक है।